कुबला खान एक बहुत ही फेमस पोएम है सैमुअल टेलर कोलरिज का। एस.टी. कोलरिज एक बहुत ही फेमस रोमांटिक पोएट हैं और इनका सुपर नेचुरल राइटिंग भी काफ़ी फेमस है रोमांटिसिज्म का अंदर। ओके, ये द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म जिसको कहा जाता था विलियम वर्ड्सवर्थ, उनके कंटेम्प्रेरी एक राइटर हैं और दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। ठीक है, तो ये जो कुबला खान पोएम है ना, ये एस.टी. कोलरिज का एक बहुत ही फेमस पोएम है। इसका कुछ 3-4 कारण है। सबसे पहला तो कारण है कि ये एक इनकम्प्लीट पोएम है। ठीक है, दूसरा कारण है कि इसको एक ड्रीमी पोएम कहा जाता है, एक इन्फ्लुएंस्ड ड्रीमी इमेजिनरी पोएम कहा जाता है कि क्योंकि उन्होंने ड्रीम में ये लिखा गया, ऐसा कोलरिज ने खुद दावा किया है। और इस पोएम में उन्होंने ब्यूटी को सिर्फ एक सेक्रेड या फिर एक इंस्पिरेशन गिविंग फोर्स नहीं, एक बहुत ही वायलेंट एंड अनसेटलिंग एंड डिस्टर्बिंग फोर्स भी कहा गया है। और उनका मेन जो समझाने की वो कोशिश की है पूरा पोएम का थ्रू, दैट ब्यूटी एंड लवलीनेस generates from the tension between the holy and the dark or the terrifying। ठीक है, तो आइए इसका कुछ डिटेल्स को जल्दी से देख लेते हैं, फिर लाइन बाय एनालिसिस में चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि द पोएम हैज 2 सबटाइटल्स। इस पोएम का 2 सबटाइटल है, एक तो है ए विजन इन ए ड्रीम और एक है अ फ्रैगमेंट। ठीक है, क्योंकि अ विजन इन ए ड्रीम क्योंकि उन्होंने ये एक ड्रीम में देखा था, और अ फ्रैगमेंट क्यों, क्योंकि पूरा उन्होंने लिख नहीं पाया था, बस कुछ टुकड़ों ही, मतलब पोएम का कुछ टुकड़ा ही रह गया था, पूरा वो कंप्लीट नहीं कर पाया था। इसलिए एक सबटाइटल है फ्रैगमेंट, एक सबटाइटल है विजन इन ए ड्रीम। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर मतलब चीज़ है इस पोएम के बारे में वो है दिस पोएम इज अ रिजल्ट ऑफ एन ओपीएम इन्फ्लुएंस ड्रीम। ठीक है, और एक दूसरा जो बहुत फेमस मतलब इसका बारे में कहा जाता है वो है इनकम्प्लीट पोएम। ये दोनों बहुत नजर करने वाली बात है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिजल्ट ऑफ एन ओपीएम। ओपीएम यानी आपका एक तरीके का ड्रग, अफीम जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ओपीएम इन्फ्लुएंस ड्रीम, तो आपका जो एस.टी. कोलरिज है वो ओपीएम लेते थे। ठीक है, एज अ ड्रग, और 1797 में उन्होंने एक बार ये ओपीएम लिया था और ओपीएम लेकर के फिर वो गहरी नींद में चल गए थे। फिर उन्होंने सपनों में उनको ये इंस्पिरेशन मिला था, और गहरी नींद में जाने से पहले ओपीएम खाते खाते वो क्या पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे जैंग डू के बारे। अब जैंग डू क्या है, वो है एक्चुअली, ये सचमुच में एक हिस्टोरिकल रेफरेंस है। ये देखिए जैंगडू एक्चुअली क्या है, दिस इज द समर कैपिटल ऑफ कुबलाई खान। और कुबलाई खान कौन है, बहुत ही फेमस हिस्टोरिक मंगोलियन लीडर और चाइनीज एम्पायर, युआन डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, तो उनका कुबलाई खान का जो समर कैपिटल था, ठीक है, वो था जैंगडू। तो इस जैंगडू जगह के बारे में वो पढ़ रहे थे एस.टी. कोलरिज, और फिर उन्होंने ओपीएम लिया और फिर वो गहरी नींद में सो गए, और उसी ड्रीम में उनको ये मतलब इंस्पिरेशन आया पोएम लिखने का। ठीक है, फिर क्या है कि ये इनकम्प्लीट पोएम है। क्यों, क्योंकि ये पूरा लिख तो रहे थे, मतलब ड्रीम में उनको इंस्पिरेशन आया, फिर वो उठ करके लिखने पोएम लिखना स्टार्ट कर दिए, लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि अ पर्सन फ्रॉम पोरलॉग। ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस है, पर्सन फ्रॉम पोरलॉग। अभी इसका आइडेंटिटी तो क्लियरली नहीं हम लोग को पता, क्योंकि मतलब कोलरिज ने इससे ज़्यादा उसके बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना ही मेंशन किया है कि पर्सन फ्रॉम पोरलॉग, पोरलॉग नामक स्थान से कोई एक व्यक्ति आया था। ठीक है, और उसी के चलते वो अपना पूरा राइटिंग ख़त्म नहीं कर पाए, वो आके बीच में टोक दिया, कुछ बात उसको करना था, कुछ मतलब फिर कन्वर्सेशन हुआ दोनों में, और उसी का ये जो इंटरप्शन हो गया, इसके चलते वो फिर अपना और वो क्रिएटिव जो मतलब इम्पल्स है वो वापस दोबारा उनके पास लौट के नहीं आया, और इसलिए वो पोएम को कंप्लीट भी नहीं कर पाए। ठीक है, इसीलिए ये टुकड़ों में रह गया, नहीं तो एक्चुअली उनका प्लान था कि 200 या 300 लाइन का पोएम लिखेंगे। ठीक है, जो इंस्पिरेशन उनको मिला था, बहुत लंबा नैरेटिव पोएम लिखने का सोच रहे थे, बट ड्यू टू द इंटरप्शन ही कुडंट कंप्लीट दैट। ठीक है, और यही रीज़न है जिसके चलते उन्होंने इसको बस प्राइवेट रीडिंग के लिए रख देते हैं। प्राइवेट रीडिंग मतलब अपने कुछ दोस्त, परिवार, परिजन या अपने परिचित लोगों में ही इसको ऐसा प्राइवेटली इसको देते थे कि देखो मैंने लिखा है, पढ़ो, पढ़ के देखो कैसा है। लेकिन पब्लिकली उन्होंने पब्लिश नहीं किया था कि कोई भी आकर के खरीद सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है, वो उन्होंने किया था, और वो उनका करने का कोई इरादा भी नहीं था। ये उन्होंने अल्टीमेटली 1816 में जाकर के उन्होंने पब्लिश किया, वो भी किसका रिक्वेस्ट में, लॉर्ड बायरन के रिक्वेस्ट में। लॉर्ड बायरन भी आपका एक बहुत ही फेमस रोमांटिक पोएट है। हालांकि ये एस.टी. कोलरिज का एकदम कंटेम्प्रेरी तो नहीं है, इनका थोड़े से बाद आता है। ये लॉर्ड बायरन है आपका जॉन कीट्स और पर्सी बीसी शेली, ये दोनों के कंटेम्प्रेरी है लॉर्ड बायरन।
ओके, तो उनका ही रिक्वेस्ट में आखिरकार एस टी कोलरिज ने पोएम पब्लिश किया था। तो चलिए अब हम लोग को पता चल गया पोएम के बारे में थोड़ा डिटेल्स, अब हम लोग लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अच्छा देखिए, ये और विजन इन ए ड्रीम ए फ्रैगमेंट, ये लेकिन पोएम का एक्चुअल पार्ट नहीं है, ये वही सब टाइटल्स है, ठीक है। असली पोएम शुरू होता है यहाँ से, इन। आइए शुरू करते हैं। इन ज़ैनाडू डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री। तो ज़ैनाडू में, ज़ैनाडू मतलब वही जांगडू जिसके बारे में हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े कि समर कैपिटल था, उसी को यहाँ पे ज़ैनाडू कहा गया पोएट ने। कोलरिज ने उसको ज़ैनाडू की तरह रिप्रेजेंट किया है कि ये क्या है, जो मंगोलियन कम चाइनीज़ एम्परर थे कुबलाई खान, उनका जो देखिए कुबलाई खान को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके कुबला खान बना दिया गया और जांगडू को थोड़ा सा चेंज करके ज़ैनाडू बता दिया गया। हालांकि इससे हम लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं हो रहा कि वहीं का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो कुबलाई खान ने उस ज़ैनाडू में क्या किया, अ स्टेटली प्लेजर डोम, स्टेटली यानी बहुत ही आपका ब्यूटीफुल, बहुत ही रॉयल, ठीक है, बहुत ही मैग्निफिसेंट, एक प्लेजर डोम उन्होंने बनाने का आदेश जारी किया। डिग्री यानी ऑर्डर, ऑर्डर पास करना, कोई आदेशनामा जारी करना। तो उन्होंने क्या आदेश किया कि ज़ैनाडू में एक मेरे लिए प्लेजर डोम बनाओ। प्लेजर डोम यानी कि ऐसा एक घर बनाओ, ऐसा एक पैलेस बनाओ जहाँ पे जाकर के मैं कुछ अपना प्राइवेट मोमेंट स्पेंड कर सकूँ, मैं कुछ प्लेजर ले सकूँ, मैं थोड़ा एंटरटेन कर सकूँ, थोड़ा मेरा विनोदन का व्यवस्था वहाँ पे होगा, ऐसा एक प्लेजर डोम मेरे लिए बनाओ। कहाँ पे, ज़ैनाडू में। किसके लिए, कुबला खान के लिए। Where Alf, the sacred river, ran through caverns measureless to man, जहाँ पे एल्फ नाम का एक सैक्रेड रिवर, सैक्रेड यानी आपका बहुत ही पवित्र, ठीक है, होली रिवर, ठीक है। जैसे हम लोग इंडियंस जैसे होली रिवर आपका गंगा को मानते हैं होली रिवर, तो वैसे ही सैक्रेड रिवर एक था एल्फ, वो कहाँ से जा रहा था, रैन थ्रू कैवर्न्स, कैवर्न्स यानी डीप केव्स, ठीक है, बहुत ही आपका प्राचीन गुफा, गहरी गुफा। तो गहरी गुफा में से वो बहते हुए जा रहा था, वो अल्फ नदी, कहाँ पे, और वो नदी कैसा था, मेजरलेस टू मैन, मतलब आदमी द्वारा उसको, इंसान द्वारा उसको मेजर, उसको मापा जा ही नहीं सकता था, ठीक है। क्यों, वो इतना ज़्यादा गहरा था, उसका गहराई तक आदमी का पहुंच पाना, या कहा जाए तो ह्यूमन नॉलेज के द्वारा उसका गहराई मापना इम्पॉसिबल था, ठीक है, इतना वो गहरा था, ठीक है। और वो कहाँ से जा रहा था, कैवर्न से, डीप मतलब घना गुफा में से वो बहता के जाता था, एल्फ रिवर, डाउन टू अ सनलेस सी, और बह के वो कहाँ जाके गिरता था, एक सनलेस सी में। सनलेस यानी डार्क, ओके, वेयर नो सनशाइन कम्स, वेयर नो सनशाइन इज देयर, तो अब नो ब्राइटनेस वाला एक सी, एक अंधेरा सी, एक छुपा हुआ सी, ठीक है, जहाँ पे कभी सूरज का किरण नहीं पहुंचता है। अब हम लोग को पढ़ करके तो बहुत ही नॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये सिंबॉलिकल है, ठीक है। एक्चुअली में देखा जाए तो पूरा कुबला खान जो पोएम है ना, ये जो स्टेटली प्लेजर डोम का बताया जा रहा है, जो एल्फ रिवर बताया जा रहा है, जो सनलेस सी बताया जा रहा है, ये सारा का सारा चीज़ एक्चुअली जितना ना फिजिकल एंटिटी है, उससे कहीं ज़्यादा ये सिम्बॉलिकल एंटिटी है, ठीक है। ये जितना पोएम हम लोग आगे पढ़ेंगे उतना हम लोग को और समझ में आएगा। खैर अभी हम लोग जितना सिम्बॉल अब तक मिला है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, एल्फ शब्द का मतलब क्या होता है, एल्फ एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है द फर्स्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट, दैट इज अल्फा, ठीक है। अल्फा, अल्फा होता है ग्रीक अल्फाबेट का सबसे पहला अक्षर। तो एल्फ एक तरीके से सिंबलाइज करता है द स्टार्टिंग और द क्रिएशन और द जेनेसिस, ठीक है। इसका एक बिब्लिकल एल्यूशन भी है, क्योंकि बाइबल में बोला गया है, बुक ऑफ रिविलेशन में, जहाँ पे गॉड खुद बोलते हैं कि आई एम द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ एवरीथिंग, मतलब मैं सब कुछ का शुरुआत भी मैं ही हूँ और सारा चीज़ का अंत भी मैं ही हूँ, यानी क्या, आई एम द क्रिएटर एंड आई एम द डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो यहाँ एल्फ रिवर का जो नाम रखा गया है ये कंप्लीटली फिक्टिशियस है, क्योंकि एल्फ नाम का कोई रिवर का वास्तविक जीवन में कोई अस्तित्व है ही नहीं, ओके, दिस इज कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली मेड अप बाय द माइंड ऑफ कोलरिज, ठीक है। एल्फ जैसे ज़ैनाडू या कुबला खान, ये एक्चुअल हिस्टोरिकल प्रेजेंस है, एल्फ नाम का कोई नदी कभी था ही नहीं और ना भी है, ठीक है। तो इसलिए इसका सिंबॉलिकल क्वालिटी और ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो ये जो एल्फ नदी है ना, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्रिएशन, दिस इज अ मेटाफर, दिस इज अ सिंबल फॉर क्रिएशन, जेनेसिस, क्रिएटिविटी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये क्या कर रहा है, एक तरीके से थोड़ा स्पिरिचुअल इसमें सिंबॉलिज्म है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गॉड का क्रिएटिव पावर को ये दर्शा रहा है।
और दूसरा बात है ये ह्यूमन माइंड को भी दर्शा रहा है, क्योंकि गॉड का जैसे क्रिएटिव पावर है, ठीक है, वैसे ह्यूमन माइंड में भी क्रिएटिव पावर है. ह्यूमन माइंड ऑल्सो कैन क्रिएट सम ब्यूटिफुल थिंग, लाइक गॉड कैन क्रिएट ब्यूटिफुल थिंग्स. ओके, सिमिलरली ह्यूमन माइंड कैन ऑल्सो क्रिएट ब्यूटिफुल थिंग्स. जैसे पोएट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पोएम जो हम लोग कुबला खान पोएम पढ़ रहे हैं, ये भी तो एक्चुअली ह्यूमन माइंड का ही क्रिएशन है ना. ये तो कोल्ड्रिच अपने दिमाग से ही लिखे है. कोल्ड्रिच तो एक नॉर्मल इंसान ही है, भगवान तो है नहीं ना, या कोई एंजल तो है नहीं. तो पोएट्री भी जैसे ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है, तो ठीक वैसे ये एल्फ ह्यूमन माइंड की क्रिएटिविटी को भी बता रहा है, गॉड की क्रिएटिविटी को भी बता रहा है, और इन द जनरल सेंस द होल स्पिरिट ऑफ क्रिएशन और जेनेसिस को भी दर्शा रहा है. मेजरलेस टू मैन ये क्यों है? क्योंकि इंसानी जो साइकी है ना, जो ह्यूमन साइकी है, जो मानव मन है, उसका गहराई तक पहुंचना नामुमकिन है, बिकॉज इट हैज layers and layers of subconscious and unknown and unexplored regions in it. ठीक है, हम लोग माइंड को कितना ही कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग अपना मन के ऊपर हम लोग को कितना ही कंट्रोल है, बस जितना कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड है उसी को हम लोग समझ सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. बट जो हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड है, जो छिपा हुआ रहता है, ठीक है, जिसमें रिप्रेस्ड डिजायर्स रहते हैं, जिसमें बहुत सारा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल अर्जेस छुपे हुए रहते हैं, वो रीजन लेकिन हम लोगों का कंट्रोल का बाहर है. वी कैन नॉट एक्सेस, वी कैन नॉट कंट्रोल द सबकॉन्शियस माइंड. तो एक तरीके से ये एल्फ सबकॉन्शियस माइंड का पावर को, क्रिएटिव पावर को दर्शा रहा है, जो इंसान का पहुंच से बाहर है, मेजरलेस टू मैन. एंड और वो जो सनलेस सी में जा रहा, सनलेस सी भी एक तरीके से, क्योंकि सी एक तरीके से आपका बहुत एक एबंडेंस को समझाता है, ठीक है, मेजरलेसनेस को समझाता है, उसको आप माप नहीं सकते, दैट इज अ बाउंडलेस थिंग. ओके, तो ह्यूमन माइंड भी वैसे बाउंडलेस है, उसका पूरी सबकॉन्शियस पार्ट को आप घेर नहीं सकते, माइंड को पूरा कभी भी आप अपना दखल में ला नहीं सकते. तो सनलेस सी भी एक तरीके से द अनएक्सप्लोर्ड ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमन माइंड, द सबकॉन्शियसनेस ऑफ द ह्यूमन माइंड को दर्शा रहा है. ठीक है, सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड विद वॉल्स एंड टावर्स वर गर्डल्ड राउंड. तो क्या हुआ था? ट्वाइस 5 miles, तो 5 मील का दुगना, यानी 10 मील. ठीक है ना, 10 मील का फर्टाइल ग्राउंड, एकदम फर्टाइल जमीन. फर्टाइल यानी कि आपका ऐसा प्रोडक्टिव जमीन, ठीक है, ऐसा जमीन जहां पे आप कुछ भी उगाए, कोई भी फसल उगाए तो उग जाएगा, इट्स क्वाइट प्रोडक्टिव. ओके, तो फिर से देखिए, फर्टाइल ग्राउंड भी एक तरीके से किस चीज का सिंबलाइज है कि क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी. ओके, बोथ ऑफ गॉड एंड ऑफ नेचर एंड ऑफ ह्यूमन माइंड. ओके, और कितना मतलब ये एक तरीके से इसका जियोग्राफिक जो इसका स्प्रेड है ना, कि 20 नहीं 10 मीलों तक ये फर्टाइल ग्राउंड एकदम स्प्रेड होके रखा है. तो ये एक तरीके से दिखा रहा है कितना वास्ट मतलब आपका स्प्रेड है आपका प्रोडक्टिविटी का, ठीक है, क्रिएटिव पावर का, क्रिएटिव स्पिरिट कितना दूर तक, कितना ज़्यादा उसका पहुंच है, ये भी दर्शा रहा है. ओके, विथ वॉल्स एंड टावर्स वर गर्डल्ड राउंड. गर्डल्ड राउंड यानी कि घेर के रखना, चारों तरफ से ऐसे राउंड करके घेर के रखना. ठीक है, तो चारों तरफ से उसको वॉल दे करके, टावर दे करके उसको सराउंड किया गया था, उसको प्रोटेक्ट किया गया था. 10 मील जो आपका जमीन था, प्रोटेक्ट करके रखा गया था. ओके, एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सिन्यूअस रील्स. ठीक है, और बहुत वहाँ पे ब्राइट गार्डन था. ठीक है, और वो ब्राइट गार्डन में क्या था? सिन्यूअस रील्स था. ठीक है, सिन्यूअस का मतलब आपका है कि मियांडरिंग. ठीक है, मतलब जो कर्विंग, बेंडिंग, घूमता हुआ, ठीक है, घुमावदार. रिल्स मतलब स्मॉल स्ट्रीम्स या स्मॉल रिवर्स, छोटा छोटा आपका नदियों का धारा, छोटा छोटा स्ट्रीम, उसको कहा जाता है रिल्स. तो ऐसा एक गार्डन है, गार्डन बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, सनशाइन भरा हुआ गार्डन है, और उसमें क्या है? उसमें घुमावदार काफ़ी सारा छोटा छोटा नदी है जो गार्डन में से बहता हुआ, घूमता हुआ जा रहा है. अब इसका भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है. देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि एक कंट्रास्ट क्रिएट करा जा रहा, गार्डन्स ब्राइट और सनलेस सी में, या मेजरलेस टू मैन में, या डीप कैवर्न्स में. तो रिवर एल्फ जो था वो एकदम अंधेरों में, मिस्ट्री में, ह्यूमन आई से हिडन रह करके सनलेस सी में जा रहा था, तो वो सबकॉन्शियस माइंड को दर्शा रहा था. ठीक वैसे ही ब्राइट गार्डन जो है ये
एक्सपोज्ड है, ये सनशाइन में दिख रहा है, मतलब इसको दिस इज एक्सेसिबल, ओके, गार्डन इज एक्सेसिबल, तो ये कॉन्शियस माइंड को दर्शा रहा, ओके, एक तरीके से लॉजिक को दर्शा रहा, रैशनैलिटी को दर्शा रहा है, थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ माइंड को दर्शा रहा है, ऐसा माइंड जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लॉजिक पार्ट, ठीक है, रैशनैलिटी वाला पार्ट को दर्शा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 है गार्डन, एक तरीके से अगर हम लोग स्पिरिचुअल या रिलीजियस थीम में जाए तो गार्डन हमेशा एक बहुत फेमस सिंबल रहा है पैराडाइज का, द गार्डन ऑफ ईडन, जहाँ पे गॉड पहले सबको अपना क्रिएशन को पैराडाइज में ही रखे थे, एडम एंड ईव द फर्स्ट 2 ह्यूमन बींग्स, ओके, उनको भी वो गार्डन ऑफ ईडन में ही रखे थे, और वहाँ पे सैटर्न ने ईव को टेम्प्ट किया था कि फॉरबिडन फ्रूट खाने, द ट्री ऑफ नॉलेज का जो फॉरबिडन फ्रूट है, जो गॉड ने खाने को मना किया था कि ये मत खाना, बाकी जो चाहे करो, लेकिन सैटर्न ने वही टेम्प्ट किया था ईव को, तो ईव ने पहले खाया, फिर एडम को भी खिलाया वो फ्रूट ऑफ नॉलेज फॉरबिडन ट्री से, तो बस उसी वजह से गॉड ने इन दोनों ने, एडम और ईव ने जो नाफरमानी किया गॉड, जो डिसोबीडियंस किया, इसी वजह से उन्होंने फिर पैराडाइज से हटा करके वर्ल्ड में दुनिया बना के, धरती बना के, वहाँ पे द फॉल ऑफ ह्यूमन, द ओरिजिनल सिन जिसको कहा जाता है, तो ये है एक रेफरेंस, छोटा सा रेफरेंस, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट में इसको लेके पूरा डिटेल्स जॉन मिल्टन ने पूरा एपिक ही लिख डाला इसको लेकर के, ठीक है। तो एक तो गार्डन मतलब हम लोग को वो गार्डन ऑफ ईडन का रेफरेंस मिलता है, ठीक है। गार्डन का एक और मतलब निकल के आता है कि it always represents the human ability to organize and control nature। क्योंकि आप अगर एक फॉरेस्ट और एक गार्डन का तुलना करें तो गार्डन क्या है, गार्डन मतलब ही उसको आप अपना हिसाब से तराश सकते हैं, अपना हिसाब से आप वहाँ पे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, अपना हिसाब से उसको आप क्यूरेट कर सकते हैं, अपना हिसाब से उसको आप सजा सकते हैं, है ना, मतलब द टोटल थिंग दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर, क्योंकि पेड़ पौधे फूल जो भी आप लगा रहे हैं तो वो नेचर का ही पार्ट, लेकिन ऐसा नेचर का एक पार्ट जिसको कंट्रोल आप कर रहे हैं, जिसको ऑर्डर आप कर रहे हैं, जिसको ऑर्गेनाइज आप कर रहे हैं, जिसको डेकोरेट भी आप कर रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली अ सिंबल ऑफ ह्यूमन कंट्रोल ओवर नेचर, ठीक है। फॉरेस्ट जैसे एक तरीके से डिसऑर्डरली ग्रोथ होता है वहां पे, ठीक है, वहां पे आप जाकर के पेड़ पौधे लगा के नहीं आते हो, आप जाकर के पेड़ पौधे काट के छांट के नहीं आते, या शेप करके भी नहीं आते, वहां आपका हिसाब से कुछ नहीं होता। तो एक तरीके से देखा जाए तो फॉरेस्ट हो या केव हो या रिवर हो, स्ट्रीम, जो एल्फ रिवर, एल्फ यहाँ का बात किया जा रहा है, तो उसका ठीक अपोजिट है गार्डन, ये यहाँ पे ह्यूमन कंट्रोल का दर्शा रहा है, और पॉजिटिव तो कहना नहीं चाहिए, कॉन्शियस माइंड को दर्शा रहा है, लॉजिक को दर्शा रहा है, ठीक है। Where blossomed many an incense bearing tree, जहाँ पे प्रस्फुटित हुए, जहाँ पे खिले बहुत सारे इंसेंस बियरिंग, इंसेंस का मतलब क्या है ना, फ्रैग्रेंस, खुशबू, तो इंसेंस बियरिंग यानी खुशबूदार पेड़, ठीक है, बहुत सारे खुशबूदार पेड़ वहाँ पे थे, उस गार्डन में थे। एंड हियर वेयर फॉरेस्ट एंशिएंट, देखिए आ गया ना फॉरेस्ट का एग्जाम्पल, फिर से कॉन्ट्रास्ट हो गया कि गार्डन के साथ फॉरेस्ट का, थोड़ा देर पहले मैं बात कर रहा था इसके बारे। एंड हियर वेयर फॉरेस्ट एंशिएंट एज द हिल्स, और यहाँ पे एक प्राचीन फॉरेस्ट भी था, एक प्राचीन घना जंगल भी था, कितना पुराना, हिल्स जैसा पुराना, ये जो हिल्स था ना चारों तरफ पहाड़ी था, पहाड़ी जितना पुराना था ये घना जंगल, इनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, और ये लोग क्या कर रहे थे, इनफोल्डिंग मतलब खोलना, एक तरीके से डिस्क्लोज करना, ठीक है, सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, ग्रीनरी यानी यहाँ पे वेजिटेशन, मतलब पेड़ पौधे, इसका बात किया जा रहा है, और सनी स्पॉट्स मतलब जहाँ आपका सनलाइट आ रहा हो, ऐसा लोकेशन, ऐसा जगह। तो गार्डन क्या क्या है कि गार्डन में सनलाइट आ रहा है, उसमें ब्राइट जगह है, ठीक है, लेकिन इसका आसपास ही क्या है, एकदम बहुत प्राचीन नेचर का पार्ट पहाड़ी है, और पहाड़ी जितना ही प्राचीन जंगल है, उसी का एकदम बगल में क्या है, ये गार्डन को तराश के निकाला गया है, और गार्डन यहाँ पे उस फॉरेस्ट का डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट के तौर पे काम कर रहा है, बिकॉज इट सिंबलाइजेस ह्यूमन कंट्रोल, ह्यूमन लॉजिक, ह्यूमन रैशनैलिटी, एंड जस्ट ऑपोजिट इज डिस्क्राइब्ड बाय फॉरेस्ट, दैट इज uncontrollable nature, uncontrollable human mind. Okay. But oh, that deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart the southern cover. अब देखिए आ रहा है डीप रोमांटिक चैज़म, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है सिंबल,
सेकेंड स्टैंजा का फर्स्ट स्टैंजा देखिए, जो फर्स्ट स्टैंजा इतना देर तक हम लोग पढ़े, उस फर्स्ट स्टैंजा में मेन क्या चीज़ था? मेन था एल्फ रिवर था, ठीक है, हालांकि उसको थोड़ा सा मतलब इंट्रो में उसका बताया गया, और गार्डन का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्णना किया गया, गार्डन का डिस्क्रिप्शन दिया गया कि कितना ह्यूमन कंट्रोल्ड गार्डन है, कितना सुंदर है, उसमें एकदम घुमावदार नदी जा रही है, ठीक है, सनी स्पॉट से ग्रीनरी है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है डीप रोमांटिक चैज़म, और ये भी जाहिर सा बात है एक सिंबल है, किस चीज़ का सिंबल है? दिस इज द सिंबल ऑफ, हाँ सही समझे हैं, द अनएक्सप्लोर्ड एरियाज ऑफ माइंड, जहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता, जहाँ पे रैशनैलिटी काम नहीं करता, जहाँ पे थिंकिंग कैपेसिटी काम नहीं करता, यहाँ पे क्या काम करता है? यहाँ पे काम करता है पैशन, यहाँ पे काम करता है इमोशन, यहाँ पे काम करता है इमेजिनेशन। ओके, तो ये सब आपका कंट्रास्टिंग फोर्स है, क्योंकि पहला पैरा में उन्होंने ऑलरेडी गार्डन और सिन्यूअस रील्स का थ्रू अपना मतलब जो लॉजिक और थिंकिंग कैपेसिटी उसके बारे में बताया, इसलिए अब वो आगे चल रहे हैं लॉजिक से हट करके, थिंकिंग कैपेसिटी रैशनैलिटी से हट करके वो आ रहे हैं इमेजिनेशन में, रॉ इमोशन में, पैशन में, विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ conscious mind, which derives its power from unconscious, unexplored hidden regions of mind। ठीक है, आइए अब इसको समझते हैं धीरे धीरे लाइन बाय लाइन। तो वो जो बहुत घना, ठीक है, गहरा, घना नहीं एक्चुअली गहरा रोमांटिक चैज़म, चैज़म यानी एक आपका गुफा, ठीक है, एक बहुत ही आपका डीप होल कह सकते हैं, गुफा तो नहीं, गुफा तो केव हो गया, बहुत डीप होल, ठीक है, अ डीप होल इन अ ग्राउंड, ओके, चैज़म खाई कह सकते हैं आप, तो बहुत गहरा खाई, ठीक है, कहाँ था? विच स्लैंटेड डाउन द ग्रीन, स्लैंट डाउन मतलब होता है तिरछा तरीके से आपका स्लोप उसका हो जाना, ठीक है, मतलब कोई कोई देखिएगा कि खास करके जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे मानिए ये आपका है, मानिए डीप चैज़म, ठीक है, ये हो गया एक डीप चैज़म, ठीक है, तो स्लैंट डाउन मतलब होता है, ये तो ये हो गया आपका प्लेन, है ना, मतलब प्लेन ज़मीन। अब स्लैंट डाउन मतलब ऐसा तिरछा तरीके से, ये जो देखिए फ्लो हो रहा है, ये ऐसे जो फ्लो हो रहा है ना, ऐसे जो नीचे उतर रहा है, फिर यहाँ से भी अगर देखा जाए तो ऐसे नीचे जो उतर के आ रहा है, तो वो थोड़ा तिरछा, मतलब सीधा सीधी नहीं आके थोड़ा तिरछा तरीके से नीचे आना, इसी को बोला जाता है स्लैंट डाउन, ठीक है ना। तो वैसा ही जो डीप चैज़म है वो वैसे स्लैंट डाउन किया है। कहाँ पे स्लैंट डाउन किया है? द ग्रीन हिल, वही पुराना हिल, और वही ग्रीन हिल, वाई द हिल इज कवर्ड विद फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी पुराना, फॉरेस्ट भी नेचर का पार्ट, आउट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, हिल भी पुराना, हिल भी नेचर का पार्ट, आउट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, ठीक है। तो क्योंकि देखिए ये सराउंडेड बाय नेचुरल चीज़ें हैं, आउट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल चीज़ों के द्वारा ये सराउंडेड है, इस ये भी एक तरीके का मतलब इंडिकेशन देता है कि दिस इज टोटली बियॉन्ड लॉजिक, दिस इज एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड विथ इमेजिनेशन, नेचर, ओरिजिनलिटी, ओके। अथवर्ड, अथवर्ड का मतलब होता है अक्रॉस, ठीक है, अ सिडर्न कवर, सिडर्न कवर का मतलब होता है कि ऐसा एक जगह जहाँ पे आपका सिडार ट्री भरा पड़ा है, फुल ऑफ सिडार ट्रीज, अ प्लेस, अ कॉर्नर फुल ऑफ सिडार ट्रीज, ठीक है, तो सिडार पेड़ से भरा हुआ, घना जंगलों वाला पहाड़ी का सिडार पेड़ से भरा भरा हुआ एक कोना या एक एरिया, ठीक है, वहीं से स्लैंट डाउन कर रहा है, वहीं से नीचे चला जा रहा है एक बहुत ही गहरा खाई, ठीक है, अ सैवेज प्लेस। देखिए इसको लेकिन गार्डन जैसा सनी स्पॉट नहीं बोला जा रहा, ब्यूटीफुल प्लेस नहीं बोला जा रहा, कैसा बताया जा रहा है? सैवेज प्लेस, सैवेज यानी बारबेरियन, ठीक है, बहुत ही रफ, ठीक है, अनसिविलाइज्ड, कंप्लीटली अनसिविलाइज्ड, अनरूली, अनडिसिप्लिन्ड, ठीक है। तो ऐसा एक प्लेस है जहाँ पे कोई रूल नहीं चलता, कोई डिसिप्लिन नहीं चलता, ह्यूमन सिविलाइजेशन का कोई टच ही यहाँ पे नहीं है। एज होली एंड एन्चेंटेड, लेकिन इसी को होली भी डिस्क्राइब किया जा रहा है, होली यानी सैक्रेड, रिलीजियसली इंपॉर्टेंट, ओके, स्पिरिचुअली एलिवेटेड, तो ये बहुत ही सैक्रेड प्लेस है, बहुत ही पवित्र जगह है, और एन्चेंटेड भी है। एन्चेंटेड क्यों है? जैसे इस एन्चेंटेड यानी मैजिकल, समथिंग दैट कैन क्रिएट अ स्पेल ऑन यू, ठीक है। तो इसमें किस चीज़ का मैजिक भरा हुआ है? इसमें नेचर का मैजिक भरा हुआ है, इसमें ब्यूटी का मैजिक भरा हुआ है। कैसा ब्यूटी? नॉट ह्यूमन कंट्रोल्ड ब्यूटी बट अनकंट्रोल्ड ब्यूटी ऑफ नेचर।
ये ब्यूटी लेकिन बहुत क्यूरेटेड, वेल शेप्ड, डेलिकेट ब्यूटी नहीं है, क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल है और आउट ऑफ ह्यूमन लॉजिक है, एकदम रॉ नेचर का से ये ब्यूटी जनरेट हो रहा है। तो इस ब्यूटी में वायलेंस भी छुपा हुआ है, इस ब्यूटी में टेंशन भी छुपा हुआ है, इस ब्यूटी में एग्रेशन भी छुपा हुआ है और इस ब्यूटी में इंटेंसिटी भी छुपा हुआ है। दिस इज नॉट अ वेरी डेलिकेट एंड वेल शेप्ड ब्यूटी, दिस इज अनकंट्रोलेबल एंड वायलेंट ब्यूटी। ठीक है, इसीलिए इसको सैक्रेड भी बोला जा रहा है, इसीलिए इसको एन्चेंटेड भी बोला जा रहा है। आप एन्चेंटेड क्यों? अब कोई चीज आपको वश में तभी कर सकेगा, चाहे आपको अच्छे के लिए वश में कर रहा हो या बुरा के लिए वश में कर रहा हो। सौंदर्य से मतलब अपना सौंदर्य से कोई चीज को अगर आपको वश करेगा तो उसका लिए उसका सौंदर्य में उतना ताकत होना चाहिए, बहुत डेलिकेसी उसमें होने से नहीं चलेगा, है ना। दिस इज शोइंग द पोटेंशियल, दिस इज शोइंग द पावर ऑफ ब्यूटी। व्हाट काइंड ऑफ ब्यूटी? नेचुरल ब्यूटी, रॉ ब्यूटी, अनकंट्रोल्ड ब्यूटी, which is quite starkly contradictory to the well-shaped, curated, human-controlled beauty of the garden. ठीक है, as ever beneath a waning moon was haunted by woman wailing for her demon lover. बहुत ही ज्यादा अब ये थोड़ा सुपर नेचुरलिज्म आ गया इन प्ले। ठीक है, वर्ड्स मतलब आपका जो कोलरिज है, जो पोएट है, वो तो फेमस है ही सुपर नेचुरलिज्म के लिए, और यहाँ उन्होंने दिखा दिया अपना सुपर नेचुरलिज्म का जलवा। एज एवर बीनीथ अ वेनिंग मून, वेनिंग मून यानी जो डिकेइंग मून होता है। ठीक है, एक आपका फुल मून होता है, फुल मून के बाद धीरे 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 मून क्या होता है? डिक्रीज होता है, डीके होता है, फिर एकदम धीरे धीरे एकदम पूरा निश्चिन्न हो जाता है, फिर दोबारा थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करके फुल मून होता है। तो ये मून का साइकिल चलते रहता है। तो वेनिंग मून मतलब वही डिकेइंग मून। ठीक है, वाज हॉन्टेड बाय, ये जगह जो है ना, तो वेनिंग मून का नीचे जो जगह है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो हॉन्टेड है, उसमें कुछ सुपर नेचुरल चीज है, उसमें कुछ तो एक अजीब सा बात है। ओके, कुछ तो मिस्टीरियस बात है, कुछ तो डेंजरस बात है। बाय वुमेन वेलिंग फॉर हर डेमन लवर, वहां पे एक लड़की बैठ करके रो रही है। वेलिंग, वेलिंग मीन्स लैमेंटिंग, शोक पालन करना, रोना। किसके लिए? उसका डेमन लवर के लिए, उसका शैतान आशिक के लिए। उसका आशिक कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, एक डेमन है, एक डेविल है, एक शैतान है। ठीक है, तो ये दो लाइन में पूरा एक सुपर नेचुरल, एग्जॉटिक और काफी हद तक डरावना माहौल भी सेट हो गया। देखिए, इसमें मैं पहले ही बताया था कि आपको जो खूबसूरती है ना, उसको काफ़ी वायलेंट वाला खूबसूरती बोला जा रहा था, और अब तो डेमन लवर, वेनिंग मून, हॉन्टेड, ये सब शब्द के प्रयोग के द्वारा डायरेक्टली ब्यूटी को वायलेंस से या ब्यूटी को कहीं हद तक डेंजर से भी कनेक्ट कर दिया गया कि नेचुरल ब्यूटी या रॉ ब्यूटी जो होता है ना, उसका जो पावर है, वो जो इंसान को एन्चैंट कर सकता है, अपना खूबसूरती से मोहित कर सकता है, वश में कर सकता है। किस वजह से कर पाता है? क्योंकि उसके पास वो ताकत है, उसके अंदर वो डेंजर भी है, उसके अंदर वो रिस्क भी है, उसके अंदर वो पोटेंशियल भी है, वायलेंस भी है, जिससे वो सब कोई को झुका के रख सकता है, अपना काबू में करके रख सकता है। ब्यूटी इज एन ऑथोरिटेटिव पावर, नॉट अ वेरी डेलिकेट थिंग। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस chasm with ceaseless turmoil seething as if this earth in fast thick pants were breathing। अब देखिए, अब क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है कि अब इस चैज़म से, अब ये जो गहरा खाई है ना, यहाँ से क्या हो रहा है? सीजलेस, सीजियस यानी एंडलेस, जो लगातार चले जा रहा है, कंटिन्यूअल। ओके, एंडलेस। टर्मोइल सीदिंग, टर्मोइल मतलब होता है आपका एक कन्फ्लिक्ट आप कह सकते हैं, या डिस्टर्बेंस आप कह सकते हैं। ठीक है, अनईजीनेस, डिस्टर्बेंस। ठीक है, सीदिंग, सीदिंग का मतलब होता है कि जैसे मतलब बॉइलिंग आप कह सकते हैं। ठीक है, बॉइलिंग या फ्रॉथिंग, खास करके कोई लिक्विड हो या कोई पानी हो। पानी देखिएगा जब बहुत गर्म होता है या बहुत जब उसमें बुलबुले आते हैं, ऊपर उठता है वो फोर्स के साथ, तो उस चीज को बोला जाता है सीदिंग। ठीक है, एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स, पैंट्स मतलब वो मतलब शर्ट पैंट वाला पैंट नहीं, पैंट मतलब यहाँ आपका हाफना। ठीक है, कि बहुत जैसे आपको सांस नहीं मिलता, हवा से ऐसे नहीं मिलता, तो बहुत भारी भारी सांस मिलता, हाफते हैं आप, तो वही फास्ट थिक पैंट्स मतलब बहुत ही भारी और मतलब क्विक, बहुत ही जल्दी और बहुत ही भारी तरीके से हाँफ रहा है। कौन हाँफ रहा है? जैसे पूरा धरती हाँफ रहा है, पूरा दुनिया हाँफ रहा है।
क्यों पूरा दुनिया का हाफ निगाह यहाँ पे किया गया? क्योंकि इतना ज़्यादा वो सीडिंग हो रहा था, इतना ज़्यादा उस चैज़म में से एक पानी खरखराने का आवाज़ आ रहा था, या बहुत फोर्सफुल तरीके से पानी निकल रहा था, एक तरीका अर्थक्वेक जैसा फीलिंग हो रहा था, चारों तरफ डगमगा रहा है, कुछ एक बहुत बड़ा फूटने वाला है ऐसा लग रहा है। इसीलिए बोला गया कि जैसे पूरा धरती हाँफ रहा हो, ऐसा एक चंचल अवस्था क्रिएट हो गया था। ठीक है, वह ब्रीदिंग, ठीक है, बहुत हाँफ रहा हो, मुश्किल से अपना सांस ले रहा हो। अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स्ड, एक बहुत ही ताकतवर, माइटी यानी स्ट्रांग, फाउंटेन यानी झरना, बहुत ही ताकतवर झरना क्या है? मोमेंटली, मोमेंटली यानी इंस्टेंटली, एकदम संगे संग, उसी उसी मोमेंट में, ठीक है, इंस्टेंटली, इमीडिएटली क्या हुआ? वॉज फोर्स्ड। देखिए, आप सिर्फ वर्ड का चॉइस देखिए, माइटी, फोर्स्ड, थिक, फास्ट। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। आप यहीं से देखिए, आप ये स्टैंजा से ही देखिए, देखिए, हॉन्टेड, वेलिंग, डेमन, टर्मोइल, सीडिंग, फास्ट, थिक, पैंट्स, माइटी, फोर्स्ड। आप सिर्फ वर्ड चॉइस देखिए, ये जितना भी वर्ड मैंने अंडरलाइन किया, सारा का सारा वर्ड बहुत ही डेलिकेट आपको लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, लवली, ब्यूटीफुल ये लग रहा है, या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग ऐसा लग रहा है? जाहिर सा बात है कि इसमें एक, इस वर्ड्स के थ्रू ही एक डरावना, ठीक है, एक आपका ऑ जगाने वाला, ठीक है, ऑ मतलब क्या होता है? AWE, ऑ मीन्स अ मिक्सचर ऑफ रिस्पेक्ट एंड फियर। तो ये ऐसा ब्यूटी है जो ऑफुल ब्यूटी है। इस ब्यूटी को देख के जैसे आपको दिल से रिस्पेक्ट भी निकल के आ गया, इतना खूबसूरत चीज़ें देख के आपका मन भी एकदम आनंदित हो जाएगा, लेकिन ठीक वैसे ये ब्यूटी आपको डराएगा भी, क्योंकि ये ब्यूटी में सिर्फ डेलिकेसी नहीं है, इस ब्यूटी में बहुत डेंजर भी है, इस ब्यूटी में बहुत पावर भी है, इस ब्यूटी में एक इंटेंसिटी भी है। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम रॉ नेचर विच इज आउट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल। तो ये एक तरीके से पोएट ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आप ह्यूमन कंट्रोल रखेंगे, जब तक आप लॉजिक को रखेंगे, जब तक आप अपना रैशनैलिटी को रखेंगे, तब तक वो जो रॉ पावर है ना, वो अनलीश नहीं हो सकेगा। अगर आपको सचमुच का पावर चाहिए, सचमुच का कोई इन्फ्लुएंस चाहिए, सचमुच का स्ट्रेंथ चाहिए ना, या कहा जाए तो सचमुच का इंस्पिरेशन भी चाहिए, तो रैशनैलिटी का दुनिया से आपको उठ के आना पड़ेगा, कॉन्शियसनेस का दुनिया से आपको उठ के आना पड़ेगा, लॉजिक का दुनिया से आपको उठ के आना पड़ेगा। और कौन दुनिया में जाना पड़ेगा? इमेजिनेशन का दुनिया में, रॉ इमेजिनेशन का दुनिया में, सबकॉन्शियस का दुनिया में आपको घुसने पड़ेगा, जहां पे आपको डेंजर भी लगेगा, आपको रिस्क भी लगेगा, लेकिन वो जो पावरफुल गश ऑफ ब्यूटी एंड इंस्पिरेशन है ना, वो आपको वहीं पे फील होगा और कहीं पे फील नहीं होगा। ओके, अच्छा, इसीलिए देखिए ये जो एक तरीके से फाउंटेन का बात किया गया, ठीक है ना, अब इसको आप थोड़ा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। देखिए, ये है चैज़म। मेरा ड्राइंग तो बहुत अच्छा नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आशा करते हैं बस समझाने के लिए आप समझ रहे होंगे। तो ये है चैज़म। अब इसमें से आप देखिए एक तरीके का ये जो फाउंटेन है, फाउंटेन मतलब ये पानी का लहर है, बहुत ही गंदा ड्राइंग है बट थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, आप थोड़ा बस समझ लीजिए। हाँ, तो ये देखिए, ये जो चैज़म है, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये एक ऐसा चैज़म है, ठीक है, बहुत गहरा खाई है, और खाई में से बहुत फोर्सफुली वाटर निकल रहा है। तो एक तरीके से ये खाई क्या आपको वुम्ब जैसा नहीं दिखता है? अ वुमेन्स वुम्ब, अ मदर्स वुम्ब जैसा नहीं दिखता है? और ये जो पानी बहुत फोर्सफुल फाउंटेन निकल रहा है, और कैसे निकल रहा है? मोमेंटली, ठीक है, एकदम इमीडिएटली, बहुत स्लो स्लो नहीं निकल रहा, इमीडिएटली निकल रहा। और कैसे निकल रहा? बहुत स्मूथली नहीं निकल रहा, फोर्सफुली निकल रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक फ्लो एकदम अचानक से अगर फूट करके निकले, वो भी पावरफुल स्रोत का साथ, ठीक है, और एकदम से इतना सारा निकले, तो क्या ये एक तरीके से आपको बर्थ गिविंग इमेजरी नहीं लगता है? जैसे एक माँ अपनी वुम्ब से
ठीक है, अपने बच्चे को जन्म देती है, वो भी जैसे बहुत एक वायलेंट प्रोसेस है, ठीक है, उसमें भी बहुत सारा एनर्जी लगता है और बच्चा भी जैसे एकदम इंस्टेंटली निकल जाता है। हाँ, मतलब हाँ, ऐसा तो नहीं कि एकदम हॉस्पिटल में गया और निकल गया, निकलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार जब वो निकलना शुरू करता है तो तब एकदम स्मूथली एकदम से निकल जाता है। और उसके लिए एक बहुत फोर्स भी लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत ज़्यादा पावर भी उसमें लगता है, ठीक है। तो ये जो इमेजरी है ये दर्शाता है कि जैसे एक बच्चे को जन्म देने के लिए, एक ह्यूमन लाइफ को क्रिएट करने के लिए, अच्छा अब इसमें डेंजर भी है, देखिए, क्योंकि एक जो माँ है उनका लाइफ का भी इसमें रिस्क होता है कि अगर कुछ इधर उधर हो गया तो बच्चे को जन्म देने में माँ का मृत्यु भी हो सकता है, तो यहाँ डेथ का भी डेंजर है। तो यही दर्शा रहा कि अगर एक लाइफ को क्रिएट करने में आपका इतना रिस्क है, इतना डेंजर है, इतना पावर लगेगा, ठीक है, और इतना एक तरीके से अनकंट्रोलेबल तरीके से सारा चीज़ होगा, इसको बहुत वेल शेप्ड क्यूरेट नहीं कर सकते, आपका हाथ में नहीं है। ठीक वैसे ही कोई भी क्रिएशन के लिए, ना कि सिर्फ ह्यूमन बेबी, ना कि सिर्फ एक ह्यूमन लाइफ का क्रिएशन, बल्कि कोई भी क्रिएशन, चाहे आप कोई कॉन्क्रीट चीज क्रिएट कर रहे हो, चाहे आप कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज क्रिएट कर रहे हो, क्रिएशन में फोर्स लगता है, क्रिएशन में स्ट्रेंथ लगता है, क्रिएशन में अनकंट्रोलेबल रॉ इमोशंस, इमेजिनेशंस लगता है। अगर वो आप नहीं दे सकते तो आपके लिए कोई भी अच्छा क्रिएशन कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और एक तरीके से ये जो एक केव से, एक गुफा से ये पानी का निकल रहा है, जो फाउंटेन को निकल रहा, ये एक तरीके से आप एक सेक्सुअल इमेजरी भी समझ सकते हैं, ओके। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट में, देखिए, amid whose swift half intermittent burst huge fragments vaulted like rebounding hail। तो amid मतलब in the middle of, बीच में, whose swift हाफ इंटरमिटेड मतलब होता है जो बीच में रुक रुक के होता है, बर्स्ट मतलब वो जो एकदम फवारा, वो जो एकदम फूट करके फवारा निकल रहा है। तो ये जो फाउंटेन निकल रहा है ना, ये है ना आपका एकदम एकदम से नहीं निकल रहा, मतलब ये इसका जो फ्लो है, इसका जो आउटबर्स्ट ऑफ फ्लो है, ये लेकिन कंटिन्यूअल नहीं है, थोड़ा देर के लिए निकल रहा, फिर रुक जा रहा, फिर थोड़ा देर के लिए निकल रहा, फिर रुक जा रहा, ठीक है। तो एक तरीके से गीजर को सिंबलाइज करता है, ठीक है ना। गीजर एक ऐसा आपका जियोग्राफिकल मतलब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपका थोड़ा सा वीक, जहाँ पे हम लोग को सॉइल स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा वीक जहाँ पे आपका ग्राउंड का स्ट्रक्चर होता है, वहीं से जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो हॉट वाटर होता है, वो आपका फूट करके निकलता है बीच बीच में, तो उसको गीजर बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये जो रोमांटिक डीप चैज़म का बात कर रहे हैं और जो स्ट्रॉन्ग फाउंटेन का बात यहाँ पे कुबला खान पोएम में कोलरिज कर रहे हैं, वो एक्चुअली गीजर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसका इमेजरी क्या क्रिएशन का साथ या बर्थ गिविंग का साथ इसका विजुअल क्या सिमिलरिटी में आपको अभी थोड़ा देर पहले ही बताया। तो ये क्या हो रहा है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके ये बर्स्ट आउट हो रहा है, निकल रहा है, और कैसे निकल रहा है, ह्यूज फ्रैगमेंट्स, बहुत बड़े बड़े जो टुकड़े हैं ना, टुकड़ा मतलब पत्थर का टुकड़ा, क्योंकि जाहिर सा बात है कि इतना गश लेके, इतना स्पीड लेके, इतना भयंकर पावर लेके अगर वो बीच बीच में उड़ेगा, मतलब अंदर से इतना पावर लेके, फोर्स लेके वाटर जनरेट होगा, तो वो जो धरती है, मतलब जो रॉक बॉटम है, उसको तो तोड़ेगा ही ना, और सिर्फ तोड़ेगा नहीं, उसको अपना साथ उड़ा भी देगा। जैसे देखिए कोई वॉल्केनिक इरप्शन का टाइम, जब आपका कोई वॉल्केनो से लावा निकलता है, तो कैसे ऊपर का जो चट्टान है, ऊपर का जो लावा का जो मतलब ओपनिंग मुख है, वो एकदम फूट के बहुत दूर तक वो उड़ जाता है। ठीक वैसे ही ये यहाँ जो गीजर है या जो फाउंटेन है, वो भी जब निकल रहा है तो जो सरफेस है ना, उसको तोड़ करके, उससे बड़ा बड़ा एकदम रॉक का पीस तोड़ करके, फ्रैगमेंट तोड़ करके अपने साथ उड़ा लेके जा रहा है, इतना उसका फोर्स है, ठीक है। वॉल्टेड लाइक मतलब वो एकदम वॉल्ट हो जा रहा है, वो एकदम जंप हो जा रहा है, ठीक है, जैसे लग रहा है उसको कोई लॉन्च कर रहा है रॉकेट के साथ, ऐसे करके वो वॉल्ट हो रहा है, लाइक रिबाउंडिंग हेल, ऐसे लग रहा है जैसा हेल स्टॉर्म हो रहा हो, ठीक है। हेल स्टॉर्म मानी आपका जब बहुत तेज बारिश के साथ आपका बर्फ का टुकड़ा गिरता है एकदम बहुत तेजी के साथ, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो बर्फ का टुकड़ा जैसे बारिश के साथ गिरता है ना, वैसा ही स्पीड में यहाँ बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा उड़ रहा है या फाउंटेन का साथ, ठीक है। रिबाउंडिंग मतलब धक्का खा के वापस आ रहा, मतलब एक मोशन, फाउंटेन वाला मोशन में ही वो उड़ करके गिर रहा है, ओके।
और chaffy grains beneath the thresher's flail। ठीक है, chaffy मतलब अब होता है कि आपका भूसा एक तरीके से, मतलब एक ग्रेन को, ठीक है, कोई भी आप फसल को ले ले, उस फसल में जो एक्चुअली ग्रेन रहता है, मतलब खाने लायक जो हिस्सा होता है, एक तो उसको आप अलग करते हैं और फिर कुछ आपका बचा खुचा हिस्सा होता है, ठीक है, जिसको आप अलग से, मतलब वो वेस्ट हो जाता है, वो खाने लायक नहीं होता, उसको आप अलग करते हैं, दैट इज कॉल्ड शैफ। ठीक है, तो ये शैफी या चैफी ग्रीन बेनिथ द थ्रेशर, थ्रेशर मतलब जो आपको वो थ्रैश करता है, ठीक है ना, जो आपका वो अलग करता है, वो फसल लेकर के उसमें से एक्चुअली एडिबल जो ग्रेन होता है और नॉन एडिबल जो शैफ होता है, जो रिमेन्स होते हैं, उस दोनों को जो पछाड़ पछाड़ के जो अलग करता है, ठीक है, उसको कहा जाता है थ्रेशर। और फ्लेल होता है आपका ऐसा एक टूल, जो टूल के जरिए वो अनमिक्सिंग किया जाता है, वो टूल प्रेशराइज करता है, वो टूल प्रेशर देता है, उस टूल में उसको पिछाड़ा जाता है, ठीक है, और उसमें कॉर्न और जो शैफ है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ठीक जैसे एक थ्रेशर और फ्लेल वाला टूल लेकर के जैसे कॉर्न को ग्रेन से, मतलब एडिबल ग्रेन को शैफ से अलग करता है, ठीक है, और वैसे शैफ एकदम हट हट के गिरता है, ठीक वैसे ही जैसे लग रहा है कि फाउंटेन भी एकदम जो उसका ऊपर का, मतलब जब वो उड़ रहा है फाउंटेन, तो पत्थर का टुकड़ों को ठीक वैसे ही वो उठा उठा के फेंक रहा है। अब कॉर्न का जो शैफ है वो कितना हल्का है और ह्यूज जो माउंटेन रॉक्स है वो कितना भारी है, लेकिन ऐसा आसानी से वो फाउंटेन उड़ा दे रहा है जैसे सिर्फ वो एक डस्ट लाइक मतलब शैफ हो, इतना उसका पावर है। ठीक है, and mid these dancing rocks at once and ever it flung up momently the sacred river। और यही जो डांसिंग रॉक्स है, डांसिंग रॉक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि रॉक को जो वो एकदम उड़ा करके फेंक रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि रॉक्स अपने से डांस कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से एक ब्यूटिफिकेशन है कि इस तरीके से आप उसको उड़ा रहे हो, मतलब जो फाउंटेन उसको उड़ा रहा है, कि उसका जो फ्लाइट हो रहा है, वो जो उड़ करके गिर रहा है, उसका वो मूवमेंट में भी जैसे एक ब्यूटी है, उसका वो मूवमेंट में भी जैसे एक आर्टिस्टिक मतलब एक फ्लाइट देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग डांस कर रहे हैं, एक ब्यूटी यहाँ पे है। ठीक है, डांस इन रॉक्स वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंट, फ्लंग मतलब आपका उठा करके फेंकना, उड़ा करके फेंकना। तो बीच बीच में जब भी वो गीजर से पानी निकल रहा है, फाउंटेन निकल रहा है, तब भी जब वो रॉक को उठा करके फेंक रहा है और लग रहा है कि जैसे रॉक डांस करते हुए जा रहे हैं, उसी में क्या हो रहा है, मोमेंटली द सैक्रेड रिवर, ये जो एल्फ रिवर का बात किया जा रहा था, उसी का थ्रू वो जा रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पे एल्फ रिवर को, ये जो डीप रोमांटिक चैज़म में से ये जो बीच बीच में ये जो फाउंटेन निकल रहा है ना, उसी से एल्फ रिवर को कनेक्ट कर दिया। एल्फ रिवर का सोर्स वहीं है, ठीक है, वहीं पे जाके एल्फ रिवर मिल रहा है और वहीं से फिर आगे जाकर के वो सनलेस सी में जाके मिलेगा। तो ये एक तरीके से एक मिड पॉइंट क्रिएट कर दिया, एक लिंकिंग पॉइंट क्रिएट कर दिया एल्फ के साथ ये डीप फाउंटेन का। ठीक है, 5 miles meandering with a mazy motion। देखिए meandering, मेजी मोशन, यहाँ एम म साउंड, फिर मेजी में म साउंड, फिर मोशन में म साउंड, ये एलिट्रेशन का हम लोग को एग्जाम्पल दिख गया। ठीक है, अच्छा 5 miles तो 5 मील ऐसे करके मियांडरिंग, मियांडरिंग यानी बेंडिंग या कर्विंग, घुमावदार, घूमते घूमते इधर घूमते उधर घूमते क्या हुआ, मेजी मोशन। मेज मतलब आपका ऐसा एक प्लेस होता है जहाँ पे एक बार आप अगर घुस जाते हैं तो उसको घुसने का तो रास्ता है, लेकिन उसका निकलने का रास्ता नहीं है। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ मेज जैसा। ठीक है, प्रॉपर मेज तो नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए ये एक गोल जगह हुआ, अब यहाँ से अब खुद से अब यहाँ करके ऐसे करके कुछ रास्ता होगा, फिर ऐसे करके यहाँ से कुछ जाएगा, फिर कोई रास्ता ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करके कुछ रास्ता इधर से जाएगा। तो मतलब एक पूरा एक बार अगर आप घुस गए तो किस रास्ते से फिर आप जाएंगे, किस रास्ते से निकलेंगे, पूरा एक पजल जैसा राउंड जगह। ठीक है, एक बार आप घुस तो सकते हैं लेकिन उसमें से निकलना मुश्किल है, वो इतना पजल कर देगा आपको, इतना कंफ्यूज कर देगा, इसको मेज बोला जाता है। तो ठीक ऐसे ही टर्निंग ट्विस्टिंग एकदम मेज जैसा वो घुमावदार होकर के जा रहा है। कौन, वो सैक्रेड रिवर एल्फ वो जा रहा है। थ्रू वुड एंड डेल द सैक्रेड रिवर रैन। वो जो एल्फ रिवर है वो कहाँ से जा रहा है, वो वुड यानी जंगल में से जा रहा है, और डेल, डेल यानी आपका वैली, वैली में से वो जा रहा है। देन रीच द कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन। देखिए फिर से एकदम पहले स्टैंजा में हम लोग को मिला था ना कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन,
वहीं हम लोगों को फिर से मिला कि यहीं से ये फाउंटेन से ही उसका उत्पत्ति है, ठीक है, एल्फ रिवर का, यहीं से वो उत्पत्ति होकर के जंगल के बीच में जा रहा, वैली के बीच में से जा रहा, और फिर कहाँ पहुंचा, वही गुफा में जो इंसानों का, बहुत से इंसानों का मतलब मेजरमेंट से बहुत परे है, दैट इज इमेजरेबल बाय मैन, वहां तक वो पहुंचा, ठीक है। एंड सैंक इन ट्यूमल्ट टू अ लाइफलेस ओशन। लाइफलेस ओशन मतलब ये किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, याद है एकदम पहला स्टैंजा में बताया गया था सनलेस सी, तो वही सनलेस सी और ये लाइफलेस ओशन एक ही चीज है, सेम थिंग, ठीक है। और फिर वो डूब जाता है, सैंक यानी डूब जाना, ट्यूमल्ट, ट्यूमल्ट यानी आपका एक तरीके का डीन एंड बसल, ठीक है, बहुत एक अनईजी सिचुएशन, बहुत एक डिस्टर्ब भरा हुआ सिचुएशन, तो वो बहुत स्मूथली नहीं मिलता, बहुत ही डिस्टर्बिंग तरीके से, बहुत एकदम उथल पुथल मचा करके वो जा करके मिलता है किसमें, लाइफलेस ओशन में। तो ये लाइफलेस ओशन एक तरीके से जैसे अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड को भी समझाता है, वैसे एक तरीके से ये डेथ का भी एक सिंबल है, ठीक है। एंड मिड दिस ट्यूमल्ट कुबला हर्ड फ्रॉम फार एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर। और इसी ट्यूमल्ट के बीच में, कौन सा ट्यूमल्ट की आपका एल्फ रिवर आकर के बहुत ही मतलब उथल पुथल मचा करके सनलेस सी या लाइफलेस ओशन में मिल रहा है, यही उथल पुथल के बीच में कुबला खान को क्या सुनाई दे रहा है दूर से, वो तो बेचारा इसमें इस एल्फ के ऊपर बैठा तो नहीं है, वो तो अपना प्लेजर डोम में बैठा है, लेकिन वहीं से उसको क्या सुनाई दे रहा है, दूर से क्या सुनाई दे रहा है, एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर। एंसेस्ट्रल मतलब एकदम उसका बहुत पूर्व पुरुष, फोर फादर, तो बहुत प्राचीन या पास्ट में से उसका पूर्व पुरुषों का जैसे वॉइस आकर के उसको क्या बोल रहा है कि युद्ध होगा। प्रोफेसिंग, प्रोफेसिंग मतलब एक तरीके से प्रिडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना। तो देखिए ये भी एक तरीके से ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन मतलब आपका टोटली ऑपोजिट आइडिया का जक्सटपोजिशन होना, एक साथ दोनों ऑपोजिट आइडिया बैठना। तो एक तरीके से एक बार बोला जा रहा है एंसेस्ट्रल और एक बार बोला जा रहा है प्रोफेसिंग। तो जो है वो बहुत पहले का है, वो अभी प्रेजेंट नहीं है, पास्ट में से कोई चीज आकर के फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ एक तरीके से जो पूरा एक टाइम हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री ऑफ टाइम है, उसी को एक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि पीछे से, पास्ट से तुम्हारा पूर्व पुरुष लोग आ रहे हैं और वो भविष्यवाणी कर जा रहे हैं युद्ध के बारे। अब आप ये पूरा चीज को समझिए, अब मैं आपको सिंबॉलिकल तरीके से बताता हूँ। ये जो फाउंटेन है, ये तो मैंने पहले ही बताया, एक तरीके से एक ह्यूमन क्रिएटिविटी या फिर इन जनरल कोई भी क्रिएटिविटी का ये एक सिंबल है, ठीक है। इसको हम लोग लाइफ का सिंबल भी मान सकते हैं कि लाइफ उत्पत्ति हो रहा है, ठीक है, फिर वहां से लाइफ कहाँ जा रहा है, इसको हम लोग ह्यूमन क्रिएटिविटी भी समझ सकते हैं या ह्यूमन लाइफ भी समझ सकते हैं या फिर गॉड का क्रिएटिविटी भी समझ सकते हैं। ओके, कि इस दुनिया में जितना भी चीज़ है, जो नेचर है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो इन ऑल कॉमनली अगर आप बोले तो वो तो गॉड की क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो इसको हम लोग ह्यूमन क्रिएटिविटी या फिर नेचुरल क्रिएटिविटी या लाइफ या फिर गॉड की क्रिएटिविटी, ये सारों 3-4 लेवल में एक साथ समझ सकते हैं। तो लाइफ क्या होता है, लाइफ पहले आपका गया, उत्पत्ति हुआ, ठीक है, टर्मोइल के बीच में, फिर वो कहाँ गया, फिर वो वुड्स में गया, जंगल में गया, फिर आपका वैली का थ्रू गया, मतलब ये सब क्या है, ये काफ़ी खूबसूरत और स्मूथली चीज़ है, ठीक है। दीज आर अंडरस्टैंडेबल, ये सब कॉन्शियस माइंड नहीं है, ये कॉन्शियस माइंड है, यहाँ लॉजिक है, यहाँ रैशनैलिटी है, तो वो पहले लॉजिक का थ्रू गया। तो लाइफ भी जो है वो पहले लॉजिक का थ्रू जाता है, रैशनैलिटी का थ्रू जाता है, ठीक है, आपका अंडरस्टैंडेबल टर्म्स का थ्रू जाता है, या फिर जो ह्यूमन आइडिया या जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी भी पहले लॉजिक या अंडरस्टैंडिंग ये सब को मान करके चलता है। फिर वो कहाँ गया, फिर वो गया मेजरलेस मैन की कैवर्न में, फिर वो एक ऐसा गुफा में चल गया जहाँ पे मानव का मेजरमेंट काम ही नहीं करता, मतलब अब वो कॉन्शियस रिम में से चल गया। अब जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है या जो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी ऑफ माइंड है, वो कॉन्शियसनेस को छोड़ करके चल गया अनकॉन्शियसनेस में, ठीक है, जहाँ पे, और अब वो लॉजिक को छोड़ करके, अब वो रैशनैलिटी को छोड़ करके कहाँ चल गया, प्योर रॉ इमेजिनेशन, इमोशन और अनकॉन्शियस रिप्रेस्ड डिजायर वाला हिस्सा में, जहाँ ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं, जहाँ पे ये टोटली अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। फिर उसमें काफ़ी मिएंडर्स है, वो काफ़ी घुमावदार है, मतलब जो लाइफ है, लाइफ कभी भी आपका स्ट्रेट नहीं चलता, लाइफ में हमेशा टर्न एंड ट्विस्ट आते रहते हैं, काफ़ी उसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती रहती हैं और उसमें चेंजेस होता रहता है। दिस इज ओनली एक्सेप्टेड, दिस इज ओनली एक्सपेक्टेड, ओके,
ठीक वैसे क्रिएटिविटी भी, अगर हम लोग गॉड का क्रिएटिविटी बोले तो जाहिर सी बात है, तो नेचर में तो आपका एकदम सीधा सीधा आपका काफ़ी सारा मियांडर दिखता ही है, मतलब जियोग्राफिकल भी काफ़ी मियांडर दिखता है। ठीक है, आप नदी के बारे बता लीजिए, ओशन के बारे बता लीजिए, या पहाड़, कोई भी लैंडस्केप बता लीजिए, एकदम एक समान तो नहीं है ना, उसमें तो ऊंचा नीचा घुमावता रहते हो है ही। तो एक तरीके से नेचर में या गॉड के क्रिएशन में भी मियांडर्स है। ठीक है, उसमें भी कभी धूप कभी छाया, कभी ब्राइट चीज़ कभी अंधेरा चीज़, तो ये सब है। और ह्यूमन लाइफ में भी कभी दुख कभी सुख, कभी समझ में आना कभी समझने ना आने वाला अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये है। और ह्यूमन प्रोडक्टिविटी या ह्यूमन क्रिएटिविटी में भी है। क्रिएटिविटी को अगर तुमको फुल फ्लेज में उसको रियलाइज करना है तो सिर्फ रैशनैलिटी में उसको सीमित रखने से काम नहीं चलेगा। रैशनैलिटी ज़रूरी है, ठीक है ना, रैशनैलिटी भी चाहिए, लॉजिक भी चाहिए, थिंकिंग कैपेसिटी भी चाहिए। हम लोग उसको डिलीट करने नहीं बोल रहे, वो भी चाहिए, लेकिन सिर्फ उसमें सीमित रखने से नहीं होगा। उसका आगे कहाँ जाना पड़ेगा? अब उसको इरेशनल वर्ल्ड में भी जाना पड़ेगा, सबकॉन्शियस वर्ल्ड में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से वो अपना असली पावर लेगा, वहीं से वो अपना असली वाइटैलिटी लेगा, वहीं से वो अपना असली फोर्स लेगा। और यही फोर्स लेकर के वो मोहित कर सकेगा, यही फोर्स लेके वो इन्फ्लुएंस कर सकेगा। अदरवाइज अगर वो सिर्फ सीमित रह गया रैशनैलिटी में, तो कभी भी उसमें वो एन्चेंटिंग पावर नहीं आएगा, कभी भी उसमें वो उस क्रिएशन में वो इन्फ्लुएंशियल पावर नहीं आएगा, कभी भी उस क्रिएशन में वो सब कोई को वश में करने वाला, मोहित कर देने वाला, इंस्पायर करने वाला क्वालिटी आएगा ही नहीं। ठीक जैसे जो गार्डन था वो लेकिन पोएट को या वो लेकिन हम लोग स्पीकर को इन्फ्लुएंस नहीं किया था। वो हालांकि आनंद दिया था, प्लेजर दिया था, लेकिन इंस्पायर कौन किया था? इंस्पायर किया था डीप रोमांटिक जैज़म, जहाँ पे डर था, जहाँ पे मतलब रिस्क था, जहाँ पे इंटेंसिटी था। एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर है कि अच्छा, अब ये जो मतलब रिवर को आप एक तरीके से टाइम का फ्लो के हिसाब से भी देख सकते हैं कि टाइम पास्ट में से जा रहा, फिर प्रेजेंट और फिर आगे फ्यूचर। इस हिसाब से वो पहले पास्ट में जो भी एंसेस्टर थे उसका उनका, अब ये एंसेस्टर वॉइस मतलब एक्चुअली हिस्टोरिकल रेफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि जो कुबलाई खान है वो एक्चुअल मंगोलियन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो मंगोल्स का हिस्ट्री में तो काफ़ी मतलब आपका खून खराबा, युद्ध, ये सब तो लगातार चलता हुआ है। तो ऐसे अगर हम लोग लिटरल सेंस में भी देखें कि उनका एंसेस्टर सच में आए थे और वो युद्ध का आगाज़ करके गए, तो ये भी काफ़ी मतलब रिलेटेबल है। बट क्योंकि ये पोएम बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक है जितना ना वो फिजिकल है, इसलिए हम लोग इसको मंगोल हिस्ट्री से छोड़ करके हम लोग इसको सिंबॉलिकल मीनिंग को ही ज़्यादा समझेंगे, जो कि है कि पास्ट यहाँ पे आकर के फ्यूचर के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से ये टाइम के साथ ब्यूटी का क्लैश भी एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ये जो वॉर है ना, किस चीज़ में वॉर है? टाइम और ब्यूटी में वॉर। नंबर 1 है ये। एक दूसरा चीज़ ये समझा सकता है, एनलाइटमेंट एंड इमेजिनेशन। एनलाइटमेंट एंड एन्चेंटमेंट। अब एनलाइटनमेंट क्या है? ये आपका एक वेस्टर्न या यूरोपियन फिलोसॉफी है। और ये जो मिस्ट्री है या एन्चेंटमेंट क्या है, इसको ज़्यादातर ओरिएंटलिज्म के साथ रिलेट किया जाता है। ओरिएंटलिज्म यानी आपका रिलेटेड टू ईस्ट। अब देखा जाए तो ये जो मंगोल है या चाइनीज़ एम्पायर है, ये भी तो ईस्टर्न वर्ल्ड में ही पड़ता है ना। तो एक तरीके से यहाँ पे ओरिएंटलिज्म का भी एक प्रसंग आ ही जाता है। ओरिएंटलिज्म का जो मिस्ट्री है, ओरिएंटलिज्म का जो आपका पावर है, इन्फ्लुएंशियल या इंस्पिरेशनल पावर है, उसका कहीं ना कहीं क्लैश हो रहा है ये जो वेस्टर्न का साइंटिफिक थॉट है। ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड का जो फोकस ऑन लॉजिक है, फोकस ऑन रैशनैलिटी है, फोकस ऑन थिंकिंग कैपेसिटी है, उसका साथ सीधा सीधी क्लैश हो रहा है ओरिएंटलिज्म में, जो इमेजिनेशन को ज़्यादा दर्जा दिया गया, मिस्ट्री को दर्जा दिया गया, मतलब इमेजिनेशन को, अनब्रिडल्ड इमेजिनेशन को फोकस किया गया। तो ओरिएंटलिज्म वर्सेस एनलाइटनमेंट, वेस्टर्न फिलोसॉफी वर्सेस ईस्टर्न फिलोसॉफी, रीजन वर्सेस पैशन, रैशनैलिटी एंड लॉजिक वर्सेस आपका इमेजिनेशन, ओके, एंड कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड वर्सेस अनकॉन्शियसनेस ऑफ माइंड,
पास्ट वर्सेस फ्यूचर, इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और अगर फिलोसॉफिकल लेवल में भी हम लोग इसका बात करें तो एक ग्रीक फिलोसॉफी और रोमांटिक फिलोसॉफी का भी क्लैश यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ग्रीक फिलोसॉफी हमेशा विश्वास करता है कि जो भी नॉलेज है ना, या जो एक्सपीरियंस है, या जो इंस्पिरेशन है, इसका बस दो ही ट्रू सोर्स है, एक है माइंड, एक है मैटर। मतलब या तो आपको कोई कॉन्क्रीट चीज़ से अपना मतलब इंस्पिरेशन मिलेगा, या आपको नॉलेज मिलेगा, या वट एवर इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा, या तो आपको उससे मिलेगा कॉन्क्रीट चीज़ से, फिजिकल चीज़ से, नहीं तो आपको मिलेगा आपका रैशनैलिटी से, लॉजिक से, ठीक है। लेकिन जो ये तो ग्रीक फिलोसॉफी हो गया। अब रोमांटिक फिलोसॉफी क्या विश्वास करता है? वो विश्वास करता है कि एक्चुअल जो आपको इन्फ्लुएंस है, या एक्चुअल जो आपको नॉलेज या रियल जो इंस्पिरेशन है, ठीक है, एकदम ताकतवर इंस्पिरेशन, कुछ क्रिएट करने लायक इंस्पिरेशन, या कुछ नया कर दिखाने लायक नॉलेज, वो ना तो आपको पूरा पूरी माइंड से मिल सकता, ना तो वो पूरा पूरी आपको मैटर से मिल सकता। मतलब उसके लिए सिर्फ अगर आप रैशनैलिटी पकड़ के चलेंगे, लॉजिक पकड़ के चलेंगे, तो भी आपको फुलफिल नहीं होगा आपका वो इंस्पिरेशन। और सिर्फ अगर आप फिजिकल या कॉन्क्रीट वर्ल्ड पकड़ के चलेंगे तो उसमें भी आपको पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉलेज और इंस्पिरेशन is not itself limited into either concreteness or abstractness, ये दोनों का सम्मिश्रण है। knowledge itself is more than, beyond than, exceeding than either abstract or concrete, either logic or emotion, either rationality or इमेजिनेशन। तो इसीलिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक दोनों का सम्मिश्रण। आपको कॉन्क्रीट भी लेना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट भी लेना पड़ेगा, आपको सबकॉन्शियस माइंड को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको कॉन्शियस माइंड को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तब जा करके आपको वो इंस्पिरेशन मिलेगा, वो इमेजिनेशन आपको मिलेगा। वो इमेजिनेशन ही आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को एक जगह में लाएगा, जो कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड है उसको एक जगह में लाएगा, जो ब्यूटीफुल एंड जो टेरिफाइंग है उसको एक जगह में लाएगा। उसी टेंशन में से, उसी फ्यूजन में से जो निकलेगा वही होगा एक्चुअल नॉलेज, वही होगा एक्चुअल इंस्पिरेशन। तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये पोएम जितना ना कुबला खान का स्टेटली प्लेजर डोम का बारे है, उससे कहीं ज्यादा क्रिएटिविटी का बारे है, उससे कहीं ज्यादा ह्यूमन माइंड के एक अनएक्सप्लोर्ड जगह का बारे है, उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्टिविटी का बारे है। ठीक है, ये ह्यूमन माइंड को एक्सप्लोर करता है, ये क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करता है, ये एक पोएट को एक्सप्लोर करता है कि एक पोएट कैसे एक अच्छा पोएम लिखे। क्या उनको रैशनैलिटी में भरोसा करना चाहिए, उसमें जाना चाहिए, या उनको कॉन्क्रीट में भरोसा करना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट में भरोसा करना चाहिए, सिर्फ सबकॉन्शियस में डील करना चाहिए, कॉन्शियस में कैसे वो करे? व्हाट इज द बेस्ट प्रोसेस टू क्रिएट द बेस्ट थिंग? दैट इज द मेन फोकस ऑफ दिस पोएम। अब हम लोग को ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब आइए आगे का भी हम लोग समझते हैं। ओके, The shadow of the domes of pleasure floated midway on the waves। तो ये जो शैडो है ना, ये जो प्लेजर डोम का एक तरीके से जो परछाई है, वो बीच में आपका फ्लोट कर रहा था। ये जो वेव्स था ना, वो वेव्स का बीचों बीच वो फ्लोट कर रहा था। तो ये एक्चुअली फ्लोट करना मतलब क्या? और देखिए, शैडो और फ्लोट, ये दोनों वर्ड आप ध्यान रखिए। परछाई क्या रियल होता है? नहीं होता है। फ्लोट करना मतलब तैरना, मतलब ये स्टैंडिंग नहीं है, ये ग्राउंडेड नहीं है, ये कोई जगह पे फिक्स्ड नहीं है, ये तैर रहा है, ये परछाई है। मतलब क्या? इसी से समझ में आता है कि ये जो स्टेटली प्लेजर डोम है ना, ये जितना ना एक कॉन्क्रीट रियलिटी है, उससे कहीं ज्यादा एक सिंबॉलिकल मीनिंग है। ठीक है, where was heard the mingled measure from the fountain and the caves। तो इस जगह में, इस प्लेजर डोम का जो परछाई पड़ रहा है वेव में, ये एक ऐसा जगह है जहां पे दोनों चीज आपको सुनाई दे रहा है। मिंगल्ड यानी मिक्स्ड, मेजर यानी सॉन्ग, म्यूजिक। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों म्यूजिक का सम्मिश्रण, दोनों संगीत का, दोनों धुन का मिलन आपको सुनाई दे रहा है। किस चीज का धुन? एक तो फाउंटेन का धुन और एक आपका केव्स का धुन। ये दोनों का सम्मिश्रण यानी क्या? कि द
mingling of the concrete and the abstract, the mingling of the beautiful and the terrifying, the mingling of the कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस। और यही वो एक्चुअल पॉइंट है जहां पे आपको रियल इंस्पिरेशन मिलेगा। ओके, इट वाज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, अ सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइज। ये जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस लाइन है, अ सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइज। ये आपका पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स ऐसा एक फिगर ऑफ स्पीच होता है कि जिसमें जो कहा जाता है ना, जो गिवन स्टेटमेंट होता है वो आपको बहुत ही इम्पॉसिबल और एब्सर्ड लगेगा। मतलब एक बार ऊपरी ऊपरी उसका मीनिंग, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे उसका हिडन मीनिंग लेकिन कुछ अलग ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख करके तो लग रहा है कि एक सनी प्लेजर डोम, ठीक है, मतलब सूरज के किरण से भरा हुआ ब्राइट एक डोम विथ केव्स ऑफ आइस, जिसमें क्या है, बर्फ का बना हुआ गुफा है। अब आप ही बताइए, अगर कोई प्लेजर डोम में बर्फ का बना हुआ गुफा रहेगा और वो सनी होगा, उसमें सूरज का किरण आके गिरेगा, तो क्या वो बर्फ का गुफा टिकेगा? वो पिघल नहीं जाएगा। तो ये तो एक तरीके से एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया ना, है ना, कि प्लेजर डोम, सनी प्लेजर डोम के साथ केव्स ऑफ आइस कैसे रह सकता है? यही तो वो बता रहे हैं कि इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, मतलब बहुत ही अनकॉमन सा एक प्लान था। डिवाइस यानी यहाँ पे प्लान, ठीक है, एक बहुत ही अनकॉमन प्लान, एक बहुत ही ऑकवर्ड, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान का तहत एक मिरेकल घटाया गया। क्या मिरेकल? कि सनी प्लेजर डोम के साथ बर्फीला एक गुफा दिखने को मिला। अब यह भी क्या रिप्रेजेंट करता है? द ऑपोजिटनेस ऑफ व्हाट? हाँ, सही समझे, कॉन्शियसनेस एंड सबकॉन्शियसनेस, रैशनैलिटी एंड इमेजिनेशन, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। हर जगह पे ये ऑपोजिटनेस का एक साथ आना, सहावस्थान, विपरीत चीजों का सहावस्थान, ये हम लोग को दिखने को मिल रहा है। और ये क्या है? यही तो है मिरेकल। बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान के तहत किया गया मिरेकल। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान क्या नॉर्मल ह्यूमन माइंड कर सकता है? नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? इट इज ऑल्सो रेफरेंस टू डिविनिटी। इसको स्पिरिचुअल लेवल पे अपलिफ्ट कर दिया गया, इसको गॉडली लेवल पे अपलिफ्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे एक बार आपको फिर से पता चलेगा कि गॉड का भी जो क्रिएटिविटी है, गॉड का जो क्रिएशन है, उसका भी रेफरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। एक और मीनिंग यहाँ पे हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि इंसान जब क्रिएट करता है, मतलब सचमुच में जब वो कुछ नया और कुछ पावरफुल और कुछ ऑथेंटिक, कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करने का हालत में आता है, तब वो अपना इंसानी लिमिटेशंस को उसको छोड़ना पड़ता है। तब उसको गॉड जैसा ही बनना पड़ता है। तब उसको मैन ह्यूमन लेवल से ऊपर उठकर सुपर ह्यूमन लेवल में जाना पड़ता है। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल विथ लिमिटेशंस, एंड नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन कंडीशन इज ऑब्वियसली नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिमिटेशंस। आपका आम जो ह्यूमन इंसानी जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन से भरा हुआ है। तो अगर आपको क्रिएशन करना है तो आपको लिमिटेशन से ऊपर उठना पड़ेगा। लिमिटेशन से ऊपर आप कैसे उठेंगे? इमेजिनेशन का तहत। एक और एक मात्र इमेजिनेशन ही आपको आपका फिजिकली आपको इंटैक्ट रख के भी आपको माइंड को ह्यूमन लेवल से छोड़ करके ऊपर लेके जा सकता है। ये कौन कर सकता है? एकमात्र इमेजिनेशन कर सकता है। और जब आपका माइंड ऊपर लेके जाएगा, मतलब जब आपका जो क्रिएटिविटी है वो आपका ह्यूमन लिमिटेशन से बाहर आएगा ना, तभी उसके लिए पॉसिबल होगा कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट को एक साथ मिलाना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को एक साथ मिलाना, ब्यूटीफुल और टेरिफाइंग को एक साथ मिलाना, और उसमें से जो टेंशन निकल के आएगा ना, उसी से पॉसिबल होगा द रियल इंस्पायरिंग क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। ओके, अब आइए जो आखिरी स्टैंजा है उसको अच्छे से समझते हैं। A damsel with a dulcimer in a vision once I saw। अब देखिए, अब टोटली वो अचानक से ब्रेक कर जाते हैं। अब तक वो जो स्टेटली प्लेजर डोम के बारे में बता रहे थे, एल्फ रिवर के बारे में बता रहे थे, ठीक है, फाउंटेन के बारे में बता रहे थे, ठीक है, फिर प्रोफेसिंग एंसेस्ट्रल वॉइस, प्रोफेसिंग वॉर के बारे में बता रहे थे। ये सब जो वो सारा चीज़ बता रहे थे, अचानक से इससे वो हट करके आते हैं। अब वो एकदम लगता है जैसे एकदम अलग दुनिया में आ गए, अलग सोच में आ गए, ठीक है। देखिए, इसीलिए तो बोला जा रहा है, फ्रैगमेंट बोला जा रहा है। जैसे लगता है कि ये जो पूरा पोएम है ना, डिफरेंट सोच का एक फोर्सिबल यूनियन है। इसको जस्ट डिफरेंट फ्रैगमेंट को एक साथ जोड़ दिया गया है।
अब ये क्या आ गया, हालांकि ये भी क्रिएशन को ही दिखाता है, ये क्रिएशन या क्रिएटिविटी, ये यहाँ पे ये जो आखिरी स्टैंजा है ना, ये आपका दिखाता है स्पेसिफिकली, ये दिखाता है पोएटिक क्रिएटिविटी को, एकदम चरम सीमा में दिखाता है। आइए समझते हैं। अ डैमसेल विद अ डल सिमर, डैमसेल यानी कि यंग ब्यूटीफुल गर्ल, ज़्यादा हद तक इसको अनमैरिड गर्ल को ही डैमसेल बोला जाता है, हालांकि ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरली यही मेन किया जाता है कि यंग ब्यूटीफुल एंड मोस्टली अनमैरिड गर्ल। डल्सिमर आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो एक लड़की थी, वो एक ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डल्सिमर लेके थी। इन अ विजन वंस आई सॉ, और मैंने ये अपना विजन में एक बार देखा था, ठीक है, एक सपने में, ड्रीम में मैंने देखा था। हो सकता है कि ये ओपियम इन्फ्लुएंस जो ड्रीम है उसमें उन्होंने यही देखा था, ठीक है। इट वॉज एन एबिसिनियन मेड, अब एबिसिनिया एक्चुअली एक ऑब्लिटरेट वर्ड, ऑब्सोलेट वर्ड है, ठीक है। अभी इसका कोई व्यवहार नहीं है, इसका एक्चुअली मीनिंग है इथियोपिया, ठीक है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, इथियोपिया, इसी का पूर्व नाम था एबिसिनिया। मेड यानी गर्ल, यंग गर्ल, ठीक है। तो इट वॉज एन एबिसिनियन मेड यानी एक इथियोपियन गर्ल थी, ठीक है, एक यंग ब्यूटीफुल इथियोपियन गर्ल थी, डल्सिमर लेकर के, मैंने अपना विजन में देखा था। एंड ऑन हर डल्सिमर शी प्लेड, और उसका डल्सिमर में, उसका वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजा रही थी, क्या बजा रही थी, सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा। एक माउंट अबोरा मतलब है कि अबोरा नाम का एक माउंटेन है, वहां पे वो एक बहुत ही एक सुंदर सा गाने का धुन वो बजा रही थी अपना डल्सिमर में। अब ये जो माउंट एबोरा है ना, ये एबोरा भी एक्चुअली एक आपका क्रिएटेड चीज़ है, मतलब फिक्टिशियस चीज़ है। एबोरा नाम का एक्चुअली कोई माउंटेन का कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे एल्फ एक फिक्टिशियस आपका रिवर है, कोल्ड्रिच के द्वारा सोचा गया, ठीक वैसे एबोरा भी एक फिक्टिशियस माउंटेन है। हालांकि इसका कुछ हद तक एक रेफरेंस, एक्चुअल रेफरेंस मिल सकता है। एमारा नाम का, AMARA, एमारा नाम का एक माउंटेन सचमुच में इथियोपिया में है। तो हो सकता है कि कोल्ड्रिज उसी को जानबूझ करके एमारा ना बोल के थोड़ा सा डिसफिगर करके एबोरा माउंटेन उसको बोल रहे हो, या तो ये हो सकता है, या फिर कंप्लीटली उनका फिक्टिशियस क्रिएशन, दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है, ठीक है। कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग, अगर मैं अपने अंदर रिवाइव कर सकता था, रिवाइव यानी री अवेकन, रीजुविनेट, रीलिव, पुनरुज्जीवित करना, ठीक है। अगर मैं अपने अंदर फिर से उस धुन को, उस गाने को, कौन सा गाने को, जो माउंट एबोरा में वो इथियोपियन खूबसूरत लड़की अपना डल्सिमर में धुन बजा रही थी, मनमोहक धुन बजा रही थी, वही धुन को अगर मैं अपना मन में दोबारा उज्जीवित कर सकता, दोबारा जगा के ला सकता, वही धुन को मैं मेमोराइज दोबारा कर सकता, तो क्या होता। हर सिम्फनी एंड सॉन्ग, सिम्फनी मतलब भी मेलेडी, उसका जो बहुत खूबसूरत मीठा सा सुरीला सा धुन था, गाना था, अगर उसको मैं मतलब मन में दोबारा ला सकता था, तो टू सच अ डीप डिलाइट इट वुड विन मी, इतना एक गहरा आनंद में वो मुझे लेकर के जाता। देखिए विन शब्द का प्रयोग से हम लोग को लग रहा है कि ये एक अचीवमेंट है, कि वो सिम्फनी, उसका सिम्फनी एंड सॉन्ग अगर वो पोएट याद कर सकते थे, अपना दिमाग में याद कर सकते थे, मतलब क्या क्या वो भूल चुके हैं, जाहिर सी बात है, वो पहले ही बता रहे हैं कि विजन, एक बार मैंने ड्रीम में ये देखा था, ठीक है, लेकिन मुझे है ना अभी याद नहीं आ रहा, अभी तो मैं ड्रीम से जग चुका हूँ, उठ चुका हूँ, तो अभी ना मुझे बहुत, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर मैं कोशिश करके वो धुन याद कर सकता था, तो वो मुझे इतना गहरा आनंद में लेके जाता, मुझे विजय प्राप्त हो जाता। किस चीज में विजय प्राप्त हो जाता, दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, विजय प्राप्त हो जाता मुझे मेरा जो लिमिटेशंस है, ठीक है, कि जो लिमिटेशंस की वजह से मैं अपना पोएट्री को पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा इंस्पिरेशन मेरा पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा है। ह्यूमन मेमोरी भी तो फेलिंग है ना, ह्यूमन मेमोरी तो परफेक्ट नहीं है, मेमोरी में कुछ चीज़ रह जाता है, कुछ चीज़ खो जाता है। तो ये जो कुछ चीज़ खो गया, उसकी वजह से मैं अभी पैरालाइज्ड फील कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं अभी लिमिटेड फील कर रहा हूँ। तो अगर मुझे वो चीज़ अगर समझ में आ जाता, वो सिम्फनी एंड सॉन्ग अगर मेरा मन में आ जाता, तो क्या होता, तो मेरा ये लिमिटेशंस टूट जाता, मैं कंप्लीट इंस्पिरेशन को लेकर के बना सकता था एक अमर क्रिएशन, एक अमर पोएम, एक अमर सॉन्ग। देखिए आगे बताया जा रहा है, that with music loud and long I would build that dome in air, वहीं में लाउड एंड लॉन्ग म्यूजिक के साथ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब उच्च स्वर वाला और बहुत ही देर तक चलने वाला म्यूजिक के साथ मैं क्या बना देता, मैं वही डोम बना देता हवा में। कौन सा डोम, कुबला खान ने जो डोम बनाया,
इतना जो प्लेजर डोम उसने बनाया, इतना सिन्यूअस रील्स के साथ, ठीक है, इतना ब्यूटीफुल गार्डन्स के साथ, इतना जो आपका एल्फ रिवर था, ठीक है, केव था, फाउंटेन था, इतना खूबसूरत एग्जॉटिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो डोम कुबला खान ने बनाया था, वही डोम मैं चुटकियों में बना देता, वो भी कहाँ, हवा में। मतलब क्या? अच्छा अभी बताइए, हवा में कभी कोई उतना बड़ा राजमहल बना सकता है भला? नहीं बना सकता। मतलब क्या कि आई वुड एबल टू क्रिएट दैट ब्यूटी, नॉट दैट पैलेस, not that fountain, not that garden, not that river, but that beauty। मतलब क्या कि ये सब चीज़ों से जो ये सब चीज़ों का जो सौंदर्य है, ये सब चीज़ों से जो इंस्पिरेशन मिल रहा है, ये सब चीज़ों का जो पावर है, जो इंटेंसिटी है, उसी पावर को, उसी इंटेंसिटी को, उसी इंस्पिरेशन को और उसी सौंदर्य को मैं दोबारा क्रिएट कर देता। हवा में मुझे कुछ लगता भी नहीं। इतना पावर कैसे मुझे आता? इमेजिनेशन देता मुझे इतना पावर। क्यों इमेजिनेशन देता? क्योंकि मेरे अंदर इंस्पिरेशन तो आया था ना। मैंने सपनों में देखा था कि एक इथियोपियन लड़की, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, एक डलसिमर लेके एक धुन बजा रही है, तो वो था मेरा इंस्पिरेशन। इसको एक तरीके से आप डिवाइन इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो था मेरा इंस्पिरेशन। तो वही इंस्पिरेशन को मैं अगर पूरा पूरी याद कर पाऊँ, क्यों मैं उस इंस्पिरेशन को पूरा पूरी याद नहीं कर पा रहा हूँ? बिकॉज ऑफ माई फेलिंग मेमोरी। अच्छा, इसको आप एक फेलिंग मेमोरी भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आप राइटर्स ब्लॉक भी बोल सकते हैं। राइटर्स ब्लॉक क्या है? राइटर्स ब्लॉक है कि कभी कभी क्या होता है कि जो भी आर्टिस्ट होते हैं, क्रिएटर होते हैं, पोएट होते हैं, जो भी होते हैं ना, उनको कभी कभी एक बैरन फेज ऑफ क्रिएटिविटी उनका लाइफ में कभी कभी आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा उनका दिमाग में कुछ इमेजेस आता है, कुछ स्टोरीज आता है, कुछ आइडियाज़ आता है, कुछ इंस्पिरेशन आता है। कोई टाइम होता है कि इतना ज़्यादा आ रहा है, सारा को लिखने का भी बेचारे को टाइम नहीं मिल रहा। और कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर वो सोच करके एकदम माथा कूट के मर जा रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा इंस्पिरेशन नहीं आ रहा है। तो वो जो अच्छा इंस्पिरेशन नहीं आने वाला, एक भी इनोवेशन या आइडिया नहीं आने वाला जो पीरियड है ना, जिसको हम लोग बैरन पीरियड ऑफ प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं, उसी को राइटर्स ब्लॉक कहा जाता है। तो ये ही वो दर्शा रहा है कि जो इंस्पिरेशन है ना, वो परमानेंट नहीं है, वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, बहुत ही ट्रांजिएंट है। अभी मेरे पास अगर कोई मतलब इंस्पिरेशन आया है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये कल तक भी रहेगा, ये 5 मिनट बाद भी रहेगा। हो सकता है कि अगला ही मोमेंट में ये मुझसे चल जाए। या तो मेरा मतलब राइटर्स ब्लॉक आ जाए, या तो मेरा इमेजिनेशन या इंस्पिरेशन आना बंद हो जाए, या फिर मैं अपना मेमोरी में उतना सारा मतलब इम्पॉर्टेंट और उतना सारा व्हाट शुड आई से माइटी आइडिया को, माइटी उतना ताकतवर चीज़ों को मैं अपना ह्यूमन मेमोरी में कंट्रोल करके ना रख सकूँ, ठीक है। क्योंकि इंस्पिरेशन का जो ताकत है ना, वो ह्यूमन मेमोरी कंट्रोल कर ही नहीं सकता, क्योंकि दैट इज अ डिवाइन थिंग। मैं आपको थोड़ा देर पहले भी बताया है कि क्रिएशन करने के लिए, सचमुच का क्रिएशन करने के लिए आपको ह्यूमन लिमिटेशंस का बाहर जाना पड़ेगा। और वो बाहर आपको कौन लेके जा सकता है? इमेजिनेशन। आप जब तक नॉर्मल ह्यूमन रहेंगे, तो आपका मेमोरी आपको फेल करेगा, आपका राइटर्स ब्लॉक आएगा, आपका जो ह्यूमन फिजिकल और मेंटल लिमिटेशंस है, जो आपका सबकॉन्शियस और आई मीन कॉन्शियस दोनों को एक साथ एक्सेस ना कर पाने का इनेबिलिटी है, वो आपको तंग करेगा। तो आपको बस इमेजिनेशन ही एक ऐसा जादू की छड़ी है जो आपको दे सकता है वो एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक्सेस वो मांग रहे हैं कि अगर मेरे पास वो पूरा इंस्पिरेशन रहता ना, अभी तो खैर मैं भूल चुका हूँ, अगर मेरे पास वो पूरा इंस्पिरेशन रहता तो मुझे और कोई चीज़ का दरकार ही नहीं होता। वही इंस्पिरेशन, वही इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग होता, उसी का बदौलत में कुबला खान का इतना बड़ा जो सारा प्लेजर डोम है, रिवर एल्फ है, फाउंटेन है, केव है, ये सारा चीज़ का मिला जुला सम्मिलित इंस्पिरेशन मैं अब चुटकियों में हवा में बना देता, ठीक है। एंड ऑल हु शुड हियर सी देम देयर, अच्छा सॉरी, दैट सनी डोम, दोस केव्स ऑफ आइस क्या बना देता? सनी डोम भी बना देता, केव्स ऑफ आइस भी बना देता। वो
बर्फ का गुहा भी बना देता और वो सूरज का किरणों से झलमल प्लेजर डोम भी बना देता। मतलब कॉन्शियस को भी मैं एक साथ लेके आता, सबकॉन्शियस को भी मैं लेके आता, कॉन्क्रीट को भी मैं लेके आता, एब्स्ट्रैक्ट को भी मैं लेके आता। ठीक है ना? जो लॉजिक का भी ब्यूटी है उसको भी मैं लेके आता, जो इमेजिनेशन और पैशन का ब्यूटी है उसको भी मैं साथ लेके आता। ये सब कैसे होता? बहुत ही चुटकियों में आसानी से हवा में से हो जाता अगर मेरे पास वो इमेजिनेशन रहता। तो यहाँ पे एक्चुअली इमेजिनेशन को वर्शिप किया जा रहा है, इमेजिनेशन को यहाँ एक गॉड लेवल में उठाया जा रहा है। द importance of romantic imagination in the role of creating, in the role of creativity, how important is romantic imagination if you want to create anything, इसी चीज को ये थर्ड स्टैंजा में बहुत बढ़िया तरीके से बखूबी दर्शाया गया है। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर एंड ऑल शुड क्राई, और जितने भी लोगों ने वो सुना है ना, क्या सुना है? वही खूबसूरत म्यूजिक, वो डैमसेल विद डल्सिमर ने, इथियोपियन लड़की ने जो अपना धुन बजा रहा था डल्सिमर को, जितना भी लोगों ने वो धुन सुना है, मतलब जितना भी लोगों ने वो इंस्पिरेशन महसूस किया है। कौन सा इंस्पिरेशन? जो इंस्पिरेशन मैंने महसूस किया है, वही इंस्पिरेशन जितना भी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ना, मेरा क्रिएशन देखिए वो लोग भी रिलेट कर पाएंगे कि अरे हाँ, मैंने भी तो यही इंस्पिरेशन मुझे मिला था। वो देखो एक दूसरा व्यक्ति ने तो ठीक वैसा ही क्रिएशन करके दिखाया जो मेरा इंस्पिरेशन था। मतलब क्या? यहाँ पे यूनिवर्सैलिटी ऑफ इमेजिनेशन का बात किया जा रहा है कि इमेजिनेशन या इंस्पिरेशन या रोमांटिक फोर्स कोई एक व्यक्ति का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज अ यूनिवर्सल फोर्स, इट प्लेज अक्रॉस टाइम, स्पेस एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है? तो सब कोई एकदम चिल्ला के एक्नॉलेज करते, सब कोई लोग सुनते, सब कोई लोग समझते, यही तो वो इंस्पिरेशन है। यही इंस्पिरेशन को तो हम लोग भी फील किए हैं जो आज हम लोग अपना आंखों का सामने देख पा रहे हैं। काश अगर मेरे इमेजिनेशन में वो डोम क्रिएट कर पाता, मैं वो ब्यूटी क्रिएट कर पाता, तो सब लोग मुझे भी एक्नॉलेज करते। ओके, बीवेयर बीवेयर, सब लोग चिल्ला चिल्ला के क्या बोलते कि सावधान सावधान। His flashing eyes, his floating hair, weave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread, for he on honey dew hath fed, and drunk the milk of paradise. यहाँ पे एक पोएट का इमेज दिया गया है जो कि चार्ज्ड अप विथ इमेजिनेशन है। ठीक है? तो इमेजिनेशन इतना बड़ा एक फोर्स है, इतना जाइगैंटिक एक पावर है, अगर वो एक बार कोई आदमी में घुस जाए, एक बार कोई ह्यूमन बीइंग अगर इमेजिनेशन का गिरद में आ जाए, तो फिर वो, मैंने जैसे पहले ही बोला था, वो अपना ह्यूमन लिमिटेशंस में रह ही नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमन लिमिटेशंस में रहेगा तो वो तो इमेजिनेशन को मतलब एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता ना, है ना? तो इमेजिनेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि उसको अपना ह्यूमन लिमिटेशन से बाहर निकलना पड़ेगा, तो ये दूसरों को भी देख करके समझ में आएगा कि ही इज नॉट इन हिज नॉर्मल ह्यूमन कंडीशन नाउ। उसका जो बाल है ना, बाल चारों तरफ उड़ रहे हैं, फ्लैशिंग आईज, आंखों में से ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रहा है, आंखों में से रोशनी निकल रहा है। ये एक तरीके से गॉड को समझाया जा रहा है कि दिस इज सम सुपर ह्यूमन, दिस इज सम डिवाइन एंजेलिक फॉर्म। ठीक है? ऐसा तो किसी कोई नॉर्मल इंसान का नहीं होता, ये एक सुपर ह्यूमन डिवाइन, एक आपका रिलीजियस एक गॉड लाइक फिगर है। ठीक वैसा ही गॉड लाइक फिगर जो एक आदमी बन जाता है क्रिएशन करने के लिए, जो एक आदमी बन जाता है इमेजिनेशन को फील करने के बाद। ठीक है? और वो क्या पी लेता है, वो क्या एक्सप्रेस, वो क्या फील कर लेता है? वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, और उसका चारों तरफ है ना 3 बार एक सर्कल बना देता है। ये सर्कल एक तरीके से हेलो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? हेलो मतलब वो फोन उठा करके जो आप हेलो देते हो वो हेलो नहीं। रुकिए मैं आपको फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हालांकि अब तक तो आपको पता चल ही हो जाएगा कितना बेकार मैं ड्राइंग करता हूँ, बट फिर भी क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है? तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक फिगर है, कोई एक गॉड है,
इतना बुरा मैं गॉड को ड्रॉ कर रहा हूँ, गॉड माफ करते मुझे, आप लोग बस समझिए, ठीक है। तो देखते हैं ना, कोई भी गॉड का ये जो हेड है उसके पीछे एक बहुत ब्राइट सूरज जैसा एक चमकता हुआ वलय दिखता है, रिंग दिखता है, उसी को हैलो बोला जाता है, ठीक है, HALO, हैलो बोला जाता है। तो यहाँ पे वही हैलो का रेफरेंस दिया जा रहा है कि वो जो इमेजिनेशन है ना, वो 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मेरा चारों तरफ वो हैलो क्रिएट कर रहा है, वो डिविनिटी स्टेटस हमको दे रहा है, वो गॉडली स्टेटस हमको दे रहा है कि अब और तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो, अब तुम भगवान जैसा बन गए हो, गॉडली बन गए हो, और ऐसा बनना ही तुमको पड़ेगा। जब तक तुम अपने ह्यूमन लिमिटेशंस को छोड़ करके गॉडली स्टेचर में ही नहीं जाओगे, तब तक तुम दोनों ऑपोजिट्स को कंबाइन कैसे करोगे, तब तक तुम इमेजिनेशन का पावर को अपने अंदर कैसे समाओगे, तब तक तुम कुछ नया क्रिएट कैसे करोगे, ठीक है। अच्छा, थ्राइस शब्द का यहाँ पे ट्रिनिटी के साथ भी एक लेना देना है। होली, ये जो 3 शब्द है ना, ये एक तरीके से होली ट्रिनिटी को रेफर कर रहे हैं। होली ट्रिनिटी क्या होता है? गॉड द फादर, क्राइस्ट द सन एंड द होली स्पिरिट, ये तीनों रूप है गॉड का, क्रिश्चियन गॉड का, ये तीनों रूप है, तीनों मैनिफेस्टेशन है, इसको एक तरीके से होली ट्रिनिटी बोला जाता है एक साथ को। तो थ्राइस शब्द से वो होली ट्रिनिटी भी समझाया जा रहा है। एंड क्लोज योर आइज विद होली ड्रेड, और डर से अपना आंखों को बंद कर दो। लेकिन कैसा डर? बहुत ही पवित्र डर। यहां पे आ जाता है द कंसेप्ट ऑफ ऑ, AWE, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिस्पेक्ट एंड फियर दोनों का सम्मिश्रण। आप इमेजिनेशन से चार्ज्ड आप एक क्रिएटर को देख के आप रिस्पेक्ट भी करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका अंदर वो ब्यूटी है, ही इज केपेबल टू क्रिएट समथिंग न्यू, इसीलिए आप उसको सम्मान करेंगे, वो ब्यूटी के लिए आप उसको सम्मान करेंगे, प्यार देंगे, लेकिन आप डरेंगे भी उससे। क्यों? क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, ही हैज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर विथ हिम नाउ, ही कैन कंबाइन सच फोर्सेस which you even cannot dream of। तो वो एक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है उससे आप डरेंगे भी, वो डिविनिटी से आप डरेंगे भी, लेकिन आप उसको प्यार भी देंगे, सम्मान भी देंगे, क्योंकि वो आप ही के लिए, आपका अच्छा के लिए, आप ही का देखने के लिए एक नया चीज़ क्रिएट कर रहा है, जिससे आपको मनोरंजन होगा, जिससे आपको आनंद मिलेगा। तो दैट इज वाई होली ड्रेड, फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड, क्योंकि उसने क्या खाया है? उसने हनी ड्यू खाया है, एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और स्वर्ग का, हेवन का दूध उसने पिया है। यहाँ पे हनी ड्यू यानी माना समझा रहा है। अब माना क्या है? माना है, ये भी एक तरीके का गॉड फूड है, मतलब इजराइल्स लोग, ये बुक ऑफ एक्सोडस में वो बताया गया है, बिब्लिकल एल्यूशन एक है कि जब मोसेस का नेतृत्व में इजराइल्स लोग इजिप्ट से पलायन कर रहे थे, वो लोग जा रहे थे, मास एक्सोडस हो रहा था, ठीक है, एकदम लाइन से लोग जा रहे थे इजराइल्स लोग, तब वो लोग के पास बेचारे खाने के लिए कुछ नहीं था, तो गॉड ने उनका लिए एक ड्यू जैसा, ओस जैसा दिखने वाला एक स्नोफ्लेक जैसा सफ़ेद खाना उनके लिए भेजा था, उसी को माना बोला जाता है, ठीक है, बहुत ही स्वीट था, उसको माना बोला जाता है। तो इसीलिए हनी ड्यू मतलब वही माना को समझाया जा रहा है कि मैं एक, मतलब अमृत, एक तरीके से अमृत मैंने खाया हुआ है, मैंने मतलब उसने, उस व्यक्ति ने ही, उसने जिसने इमेजिनेशन को फील किया हुआ है ना, वो ऑलरेडी भगवान जैसा बन चुका है, वो ह्यूमन लिमिटेशंस उसने छोड़ दिया है, क्योंकि उसने पैराडाइज का मिल्क पिया है, उसने गॉड सेंट फूड माना खाया है। तो एक तरीके से ये क्या दर्शा रहा कि इमेजिनेशन ना कि सिर्फ आपको नया क्रिएशन करने में मदद करेगा, बल्कि आपको ह्यूमन लिमिटेशंस छोड़ करके आपको गॉडली स्टेटस में भी लेके जा सकता है, ठीक है। तो ये था पूरा पोएम, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। कोई भी अगर आपको और कोई पोएम या कोई टॉपिक पे हेल्प चाहिए तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर दें, हम लोग ज़रूर उस पर भी बना देंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मोर वीडियोज़ आर कमिंग अप, मेक श्योर टू वॉच देम एज वेल। थैंक यू।